अस्सलामुअलैकुम। मेरा ज़हन ख्याल खाने के काबिल नहीं हो रहा था। 1 घंटे के बाद इतला मिली कि एक आर्मी अफसर अपने बॉडीगार्ड के साथ आ रहे। हमारे हेलीपैड पर जगह नहीं थी। उनके हेलीपैड को महल से दूर एक मैदान में उतारने के लिए कहा गया। सिक्योरिटी अफसर उसके इस्तकबाल के लिए एक गाड़ी लेकर गया। आर्मी अफसर एक नहीं दो बॉडीगार्ड्स के साथ आया था। जब वो महल में आए तो मैंने उनसे मुसाफिया करते हुए कहा, जो मामला तय हो जाए उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। आप असूल के खिलाफ 2 बॉडीगार्ड्स के साथ आए हैं। हम बात नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए दूसरे गार्ड को बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त तो करना होगा, हम फौजी हैं, देश के रक्षक हैं। इस जजीरे का केस अदालत में है, इसलिए हम ज़रा मजबूर हैं। अदालत में अगली पेशी होगी, आखिरी फैसला सुना दिया जाएगा। पूजा कल्याणी के साथ बड़े बेआबरू होकर यहाँ से निकलोगे? पूजा ने कहा, अभी तो आप यहाँ से निकलेंगे। जो इंक्वायरी करने आए हैं करें और तशरीफ़ ले जाएं। हमारे दरमियान तल्ख बातें होती रहीं। वो महल के अंदर और बाहर हमारे साथ घूमते रहे। उन्हें ऐसे आसार नहीं मिल रहे थे कि पिछली रात वहाँ गोलियाँ चलती रही हैं और वहाँ लोग खासी तादाद में मारे गए होंगे। 2 इस्तेमाल शुदा गोलियों के खोल मुख्तलिफ जगह ज़मीन पर पाए गए। अफसर ने कहा, इनसे साबित होता है कि पिछली रात गोलियां चलती रही हैं। क्या अब भी इनकार करेंगे? मैंने कहा, यहाँ चांदमारी होती है, निशानेबाजी की मशकें जारी रहती हैं। ढूंढने से ऐसे खोल और भी मिलेंगे। पूजा ने कहा, हमने आपके खाने पीने का बंदोबस्त किया है। मुझे उम्मीद है नाकाम होने के बाद आप नाराज़ नहीं होंगे, कुछ खा पी कर जाएंगे। उन्हें हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। वो इल्ज़ाम नहीं दे सकते थे कि वहाँ उनके कमांडोज और कमांडर मारे गए हैं या उन्हें कहीं कैदी बनाकर रखा गया है। अफसर ने कहा, हम इस महल का तहखाना देखेंगे। पूजा ने कहा, यहाँ कोई तहखाना नहीं है। मैंने कहा, पूजा इनकार न करो, इन्हें तहखाने में जाकर अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने दो। हम तहखाने के एक खुफिया दरवाजे के पास आए। अफसर अपने गार्ड्स और हमारे सिक्योरिटी अफसर के साथ तहखाने में गया। हम बाहर रहे। पूजा ने नागवारी से कहा, जब मैं इनकार कर चुकी थी कि यहाँ तहखाना नहीं है तो तुमने मुझे क्यों झुटला दिया? क्या तुमने उनके सामने मेरी इंसल्ट नहीं की है? तुम हमाकत करोगी तो इंसल्ट भी होगी। तुम अपने बॉडीगार्ड जादेव पर अंधा एतमाद करती थी। क्या तुमने उसे तहखाने के बारे में नहीं बताया था? उसने यहाँ का पूरा नक्शा हेडक्वार्टर में पहुंचाया होगा। वो ऐसी गलती कर चुकी थी, इसलिए खामोश रही। वो चारों तहखाने से बाहर आ गए। अफसर ने कहा, हम वापस जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ हेलीकॉप्टर तक चलेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त हों या दुश्मन, मैं सभी को घर तक पहुंचाता हूँ। आप गाड़ी में बैठे, मैं आ रहा हूँ। पूजा ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। मैंने सिमरन के पास आकर उसे राजदारी से समझाया, मैं पूजा के साथ वापस आने में देर करूंगा। तुम उसकी गैर हाजिरी में उसके बेडरूम की तलाशी लो। वहाँ शायद ऐसी कोई चीज़ मिले जिसके ज़रिए मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को याद कर सकूं। मैं उसे समझाकर पूजा की गाड़ी में आया। वो बोली, क्या मेहमानों के सामने एक दासी से प्राइवेट बातें करनी ज़रूरी थी? मैंने तुम्हें समझाया वो दासी नहीं है। आइंदा उसकी इंसल्ट ना करना, वरना मेरी मुखालफत मोल लोगी। मैं सिमरन को उस पर तरजीह दे रहा था और वो उसकी बर्तरी बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मेरी मुखालफत की धमकी पर वो चुप रही। मैं और पूजा सिक्योरिटी अफसर के साथ एक कार में थे। दूसरी गाड़ी में आर्मी अफसर अपने 2 गार्ड्स के साथ था। उनका हेलीकॉप्टर घने जंगल के दरमियान एक खुले मैदान में था। जंगल से गुजरकर चारों तरफ साहिल तक जाने के लिए पुख्ता सड़कें बनी हुई थीं। हम ऐसे ही एक रास्ते से गुजरकर हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच गए। हम अपनी कार से उतरकर उनसे रुखसती मुसाफिया करना चाहते थे। ऐसे ही वक्त आर्मी अफसर ने मेरे सीने पर रिवॉल्वर की नाल रख दी। फिर हमारे सिक्योरिटी अफसर से कहा, तुम गोली चलाना चाहोगे तो उससे पहले तुम्हारे ये मालिक, तुम्हारे आका मारा जाएगा। सिक्योरिटी अफसर मजबूर हो गया। उन 2 गार्ड्स ने पूजा को निशाने पर रखा था। मैं दिलेरी से अपना बचाव कर सकता था, लेकिन वह पलक झपकते ही पूजा को गोली मार देते। उनके एक गार्ड ने सिक्योरिटी अफसर से हथियार छीन लिए। पूजा के हैंडबैग से एक रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं अपनी आदत के मुताबिक कभी अपने पास हथियार नहीं रखता था। आर्मी अफसर ने हमें निहत्था करने के बाद हुक्म दिया, तुम तीनों एक कतार में खड़े हो जाओ और मेरे सवालों के सही जवाब दो। हम कैदियों की तरह कतार में खड़े हो गए। अफसर ने कहा, हमारे 2 कमांडो जादेव और हरदेव कल रात को 9:40 तक इस जजीरे में मौजूद थे। उन्होंने हमसे रब्ता किया था। हमें यकीन दिलाया था कि उनका ऑपरेशन कामयाब रहेगा, लेकिन अचानक वो चुप हो गई। फिर उन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया। जवाब दो, वो दोनों कमांडर अपने साथ कमांडोज के साथ कहाँ गायब हो गए हैं या गायब कर दिए गए हैं? मैंने कहा, यह तो सरासर इल्ज़ाम है। जादेव और हरदेव कल शाम पूजा के साथ हेलीकॉप्टर में आए थे, फिर रात को खाना खाकर एक स्पीड बोट के जरिए वापस चले गए। वो गरज कर बोला, बकवास मत करो, सच नहीं बोलोगे तो अभी कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ये कहते उसने मुझे गाली दी। एकदम से मेरा खून खौलने लगा। आज तक कभी किसी ने गाली देने की जुर्रत नहीं की थी। ऐसी कोशिश करने वालों की जुबानें अपने ही दांतों तले आ जाती थीं और वह तकलीफ से तिलमिला कर रह जाते थे। मैंने तड़प कर शिद्दत से ख्वाहिश की मेरी ख्याल खोने की सलाहियतें वापस आ जाएं। मैं उस गाली देने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे अंदर आंधी सी चल रही थी। यूं लग रहा था जैसे तूफानी हवाएं मेरा दिमाग उड़ा कर ले जाएंगी। या तो मेरा दिमाग तिनके की तरह उड़ जाएगा या फिर ख्याल ख्वानी की सलाहियतें पूरे इस्तेहकाम के साथ वापस आ जाएंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन गाली नहीं। मैंने शदीद गुस्से से लरजते हुए कहा, कुत्ते के बच्चे, तुमने मुझे गाली दी है। ये गाली तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। चलाओ मुझ पर गोली।
वरना अब तुम मरने वाले हो। उसने मेरी वार्निंग को गीदड़ भभकी समझा, मजाक उड़ाने के अंदाज में कह के लगाने लगा। वो और उसके दोनों गार्ड्स हथियारों से लैस थे। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इज्जत नफ्स की खातिर जान पर खेल जाऊंगा। उसने मुझे निशाने पर रखा था, लेकिन कहका लगाने के दौरान में रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसे वक्त मैंने उस पर छलांग लगाई, उसको अपने साथ ज़मीन पर गिराकर ढलान की तरफ लुढ़कता चला गया। रिवॉल्वर से फायरिंग होती रही, हम लुढ़कते रहे। उसकी कलाई मेरी गिरफ्त में थी और उसका हाथ ऊपर की तरफ था, इसलिए दोनों ही गोलियों से महफूज रहे। वो एक जगह बड़े पत्थर से टकरा कर रुक गया। तकलीफ के बायस उसके हलक से कराह निकली। रिवॉल्वर पर गिरफ्त ढीली हो गई। उसने फौरन इस रिवॉल्वर पर कब्जा जमा लिया। उसके दोनों गार्ड्स ढलान की बुलंदी पर खड़े पूजा और सिक्योरिटी अफसर को गन पॉइंट पर रखे हुए थे। वहां से ललकार कर कह रहे थे, हमारे ऑफिसर को जरा भी खराश आएगी तो हम इन दोनों को गोली मार देंगे। उस अफसर का रिवॉल्वर मेरे हाथ में आ गया था। मैंने पीछे से उसकी गर्दन बोच ली थी। उसकी कनपट्टी से रिवॉल्वर की नाल लगाते हुए बोला, आज तक किसी ने मुझे गाली देने की जरूरत नहीं की। अब तू देखेगा कि ये गाली तुझको कितनी महंगी पड़ेगी। फिर मैंने उसके दोनों गार्ड से कहा, तुम्हारा ये बाप मेरे निशाने पर है, वहां एक भी गोली चली तो तुम इसकी लाश यहां से ले जाओगे। अजीब सिचुएशन पैदा हो गई थी। इधर उनके ऑफिसर की मौत थी, उधर पूजा कल्याणी मुफ्त में मारी जाने वाली थी। मैंने उस अफसर से कहा, अपने कुत्तों से कहो इन्हें छोड़ दें और अपने हथियार फेंक दें। वो बोला, मुझे मारने के बाद क्या इस जजीरे की मालकन को मरते देख सकोगे। उधर से पूजा ने चीखते हुए कहा, सलमान ऑफिसर को छोड़ दो वरना ये मुझे मार डालेंगे। मैंने कहा, यह आर्मी का बहुत बड़ा अफसर है, वो लोग इसे मरने नहीं देंगे। तुम फिक्र न करो, चुपचाप देखती रहो कि मैं जिंदगी और मौत की बाजी किस तरह खेलने वाला हूँ। वैसे बाजी जीतकर हारने के आसार थे, क्योंकि वो जिंदा सलामत वापस ना जाते तो ये साबित हो जाता कि हमने उनके 2 कमांडरों और कई कमांडर्स को हलाक करके और उनकी लाशें कहीं छुपा दी हैं। एक तो नाकामी के आसार थे, दूसरे ये कि उनकी गाली 2 धारी खंजर की तरह मेरी इज्जत नफ्स को काट रही थी। मेरे अंदर अभी तक आंधी चल रही थी। तेज हवा के झक्कड़ मेरे दिमाग की चूलें हिला रहे थे। एकदम से शह पर के पर फड़फड़ाए। बुलंद निगाह बुलंद परवाज रखने वाले टेलीपैथी के शाहीन ने एक उड़ान ली, फिर उड़ता हुआ आर्मी अफसर के दिमाग में पहुंच गया। सद शुक्र है मेरे माबूद, तू ही इज्जत देता है, तू ही जिल्लत देता है और तू मुझे इज्जत देता आ रहा है। मेरी सलाहियतें वापस आ चुकी थीं। जिसने भी मेरा ब्रेन वॉश किया था उसने मेरे दिमाग से टेलीपैथी की सलाहियतें नहीं मिटाई थी। इस गैर मामूली इलम के साथ मेरी जहानत, हाजिर दिमागी जांबाजी और बर वक्त हिकमत अमली को बरकरार रखा था। मैं अब तक इन तमाम सलाहियतों के जरिए दुश्मनों को नीच तो नाबूद करता आ रहा था। एक टेलीपैथी की सलाहियत रह गई थी। ये देर से वापस आई, मगर अच्छे वक्त पर आई। देर आयद दुरुस्त आयद। मैंने एक हाथ से आर्मी अफसर की गर्दन दबोच रखी थी, दूसरे हाथ में रिवॉल्वर था। वो बुरी तरह सहमा हुआ था, किसी भी लम्हे गोली चल सकती थी। वो खौफ से लरजती हुई आवाज़ में बोला, इसे हटाओ, धोखे से गोली चल सकती है, जरा कल से सोचो। मेरी मौत तुम्हें और पूजा को बहुत महंगी पड़ेगी। मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा तो यहाँ इंडियन आर्मी के हमले शुरू हो जाएंगे, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम्हारे आदमी पूजा को मार डालेंगे। मैं वादा करता हूँ हम तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर अभी यहाँ से चले जाएंगे। मैंने कहा, हम तुम्हें दोस्ताना अंदाज में अलविदा कहने यहाँ तक आए थे, लेकिन तुम अचानक ही दुश्मन बन गए। मेरे लिए ये मालूम करना ज़रूरी है कि हमारे कमांडर और कमांडोज इस जजीरे से कहाँ गायब हुए हैं। इस अहम सवाल का जवाब तुम ही दे सकते हो। हम जवाब दे चुके हैं और तुम महल के अंदर और बाहर अच्छी तरह देख चुके हो। तुमने वहाँ का तहखाना भी देखा है। हमने उन्हें जिंदा या मुर्दा कहीं नहीं छुपाया। वो बोला, फिर तो एक ही बात समझ में आती है, तुम लोगों ने उनकी लाशें समुद्र में फेंक दी हैं। तुम ख्वामखा शुबा कर रहे हो और हमारे पास तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपने दोनों गार्ड्स के साथ यहाँ से जिंदा सलामत जाने के लिए अपने उनसे कहो कि वह हथियार फेंक दें और हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाएं। हथियार फेंकने के बाद वो बिल्कुल निहत्थे हो जाते, हमारे रहमो करम पर रहते। अगर वह हथियार फेंकने से इनकार करते तो ये खौफ था कि उनका अफसर मारा जाएगा। मैंने उस अफसर के दिमाग पर हावी होकर इस बात पर कायल किया कि उन्हें हथियार फेंक देने चाहिए। उसने चीखकर दोनों गार्ड से कहा, हमारे मामला तय हो चुके हैं, हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपने तमाम हथियार फेंक दो और हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाओ। उन्होंने हुक्म की तामील की। पूजा और सिक्योरिटी अफसर के आगे हथियार फेंक दिए और पलटकर हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगे। मैं उस अफसर के साथ चढ़ाई चढ़ता हुआ पूजा के पास आ गया। वो अफसर से बोली, बड़े शर्म की बात है, हमने शराफत से तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दी, पूरी तरह अपनी बेगुनाही का सबूत दिया। तुम्हारे कमांडर और कमांडोज यहाँ आए थे और ना ही हमने उन्हें कैदी बनाकर कहीं छुपाया है। इसके बावजूद तुम हमें जान से मार डालना चाहते थे। अब हथियार हमारे हाथों में है, अब तुम्हें मार डालूं तो? वो बोला, तो इस जजीरे पर क़यामत आ जाएगी। हम अपने हेडक्वार्टर से रवानगी का वक्त लिख कर आए हैं। अगर हम 4 घंटे के अंदर वहां वापस ना पहुंचे तो आर्मी को यहाँ हमला करने का जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा, पूजा इनसे बहस ना करो, इन्हें जाने दो। मैंने उसे धक्का देते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। वो तेज़ी से चलता हुआ हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। वो तीनों हमारी नज़रों से ओझल हो गए थे, लेकिन मैं टेलीपैथी की आंखों से उन्हें देख रहा था। वो तीनों गुस्से में थे। अफसर ने झिल्लाकर कहा, यह पूजा का मंगेतर बहुत पुरस्कार है।
इसने बड़ी चालाकी से उन तमाम लाशों को समुद्र में फेंकवाया है। हम इसके खिलाफ एक छोटा सा सबूत हासिल करने में भी नाकाम रहे हैं। कम ऑन, यहाँ से निकल चलो। हेलीकॉप्टर बुलंदी की तरफ परवाज करता हुआ दूर जाने लगा। मैंने कहा, तुम सिक्योरिटी अफसर के साथ अपनी कार में जाओ, मैं इस दूसरी गाड़ी में आ जाऊँगा, यहाँ मुझे कुछ काम है। उसने पूछा, यहाँ जंगल में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारे जजीरे की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि यहाँ मुझे क्या करना है, मुझसे कोई सवाल ना किया करो, जाओ यहाँ से। उसने मुझे नागवारी से देखा। उसके ख्यालात कह रहे थे, ये बहुत मगरूर है, सिक्योरिटी अफसर के सामने मेरी तौहीन कर है। जी चाहता है इसका मुंह नोच लूँ, लेकिन यह है बहुत ज़बरदस्त। पिछली रात से मेरी हिफाजत करता रहे। ये ना होता तो जादेव मुझे मौत के घाट उतार देता, और अभी इसने कितनी दलेरी से आर्मी अफसर और उसके गार्ड को निहत्था कर दिया था। वो अपनी कार में बैठकर सोचती रही, ये खतरनाक है मगर जुबान का धनी है। अपने वादे के मुताबिक मेरी खातिर एक बहुत बड़ी फौज से टक्कर ले रहा है, मुझे इसकी बदमजाजी को बर्दाश्त करना ही होगा। वो सोचती रही। सिक्योरिटी अफसर और 2 गार्ड्स के साथ अपनी कार में वापस चली गई। उसकी जाती मैं उस आर्मी अफसर के अंदर पहुंच गया। वो वायरलेस के जरिए हेडक्वार्टर को बता रहा था, उन्होंने अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ा है। बड़ी राजदारी से उन लाशों को गायब किया गया है, पता नहीं समुद्र के किस हिस्से में ले जाकर फेंका गया है। दूसरी तरफ से कहा गया, हमारे दोनों कमांडर्स और 7 कमांडोज मुजरिमाना अंदाज में छुपकर वहां गए थे। हम उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, उन्हें कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। उस अफसर ने कहा, पूजा का मंगेतर हमारी नज़रों में मशकूक है। ताजुब है कि पूजा कल्याणी एक मुसलमान से क्यों शादी करी है। दूसरी तरफ से कहा गया, वो बड़े पुरस्कार तरीके से जजीरे में लाया गया है। क्या तुमने उसके बारे में कुछ मालूमात हासिल की हैं? फिलहाल तो इतना ही आंखों से देखा है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर है, मौत की परवाह किए बगैर झपट पड़ता है। पूजा कल्याणी उसे अपना मंगेतर कहती है, लेकिन वो उसका मुशीर खास है। उसने जादेव और हरदेव जैसे नाकाबिले शिकस्त कमांडरों को नाबूद कर दिया। उसने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया था। मैं अपनी रिपोर्ट में लिखूंगा कि वो सलमान कैसर जजीरा कल्याणी का फौलादी दरवाज़ा है। पहले इस दरवाजे को तोड़ना होगा, इसके बाद ही जजीरे पर कब्जा किया जा सकेगा। हेलीकॉप्टर तेजी से परवाज करता जा रहा था। हेडक्वार्टर से तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला रह गया था। वो कह रहा था, हम 15 मिनट में वहां पहुंचने वाले हैं, मैं आपके पास आकर तफसीली रिपोर्ट पेश करूंगा। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक वायरलेस में खराबी पैदा कर दी। हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया। मैंने कहा, कुत्ते के बच्चे, तूने मुझे गाली दी थी। उसने बौखलाकर दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया, फिर हैरानी से बोला, ये उसकी आवाज़ मेरे अंदर सुनाई दे रही है। एक गार्ड ने पूछा, सर किसकी आवाज़? वो वही है जिसने हम सबको निहत्था कर दिया था। ठहरो, मुझे सुनने दो, वो कुछ बोल रहा है। मैंने कहा, मैं बहुत कम बोलता हूँ, बाकी जो करना होता है वो कर गुजरता हूँ। तुमने मुझे जिस जुबान से एक गाली दी थी, उसे दांतों तले कुचल डालो। वह ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन बेख्तियार उसकी जुबान जरा बाहर निकली। फिर ऊपर नीचे के दांतों ने इसे पूरी कुव्वत से चबा डाला। वह तकलीफ की शिद्दत से चीखता हुआ अपनी सीट पर तड़पने लगा। दोनों गार्ड्स ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ सर, क्या तकलीफ है? वो बोलने के काबिल नहीं रहा था। मुंह खोले, जुबान बाहर निकाले, हाय हाय कर रहा था। मैंने कहा, तुमने मुझे निहत्था और कमजोर पाकर ताकत के गुरूर में गाली दी थी, अब अपनी ताकत से काम लो। जो सजा मिल रही है उससे खुद को बचाओ। वो आजिजी से बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम टेलीपैथी जानते हो। अगर मालूम होता तो तुम्हारे सामने सर झुकाकर बातें करता। तुम्हारे जैसे मगरूर ताकतवर लोग कमजोर होने के बाद इसी तरह घुटने टेक देते हैं। तुम लोगों में इंसानियत नाम को भी नहीं होती। ये कहते ही मैंने फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने फिर दांतों तले अपनी जुबान को पीस डाला। वो हलक फाड़ कर चीखने लगा। एक सेफ्टी बेल्ट से बंधा हुआ था, इसलिए बुरी तरह तड़पने के बावजूद अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था। दोनों गार्ड्स परेशान थे। वो अपने आला अफसर की तकलीफ को समझ नहीं पा रहे थे। एक ने कहा, सर आप तकलीफ बर्दाश्त करें, हम हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचते ही डॉक्टर्स आपको अटेंड करेंगे। वो हेलीकॉप्टर 1000 फुट की बुलंदी पर प्रवास करता हुआ हेडक्वार्टर के अतराफ चक्कर काट रहा था। ऐसे वक्त मैंने पायलट के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने मेरे जेर असर आते ही इंजन बंद कर दिया। गर्दिश करता हुआ पंखा रुकने लगा। एक गार्ड ने चीख कर कहा, यह क्या कर रहे हो, इंजन को फौरन ऑन करो। पायलट ने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद किया। उन दोनों को ना लड़ने का मौका मिला ना संभलने का। पंखे की गर्दिश थमते ही हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे जा रहा था। हेडक्वार्टर के अफसरान और सिपाही उसे अपनी तरफ आता देखकर खौफ से भाग रहे थे। वो हेलीकॉप्टर तेजी से आकर गोला बारूद के गोदाम पर गिरा। इसके साथ ही जबरदस्त धमाके होने लगे। गोदाम में रखे हुए मुख्तलिफ साख्त के बॉम्ब फट रहे थे। आग के शोले दूर तक फैल रहे थे। एक क़यामत का मंजर था जो दूर से देखने वालों के दिल भी दहला रहा था। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। फिर इसे ड्राइव करते हुए महल की तरफ जाने लगा। उसने मुझे यहाँ गाली दी थी। अगर मैं तैश में आकर उसे यहाँ मार डालता तो इंडियन आर्मी को जजीरे पर हमला करने का एक बहाना मिल जाता। इसीलिए मैंने उसके घर पहुंचाकर उसे ऐसी मौत मारा था कि उसकी मौत इबरतनाक बन गई थी। उसके साथ कितने ही आर्मी वाले मारे गए। करोड़ों रुपए का गोला बारूद और असलहा तबाह हो गया। उनके अहम रिकॉर्ड्स जलकर राख हो गए। वो तो पहले अपने 2 कमांडरों और 7 कमांडोज के कत्ल का इल्ज़ाम हम पर आयद नहीं कर सकते थे।
अब इतनी बड़ी तबाही के बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमने उनसे इंतकाम लिया है। मैं गाड़ी ड्राइव करता हुआ शुमाली साहिल के पास आकर रुक गया। वहाँ कई कश्तियाँ और स्पीड बोट्स खड़ी हुई थी। पूजा के महल में काम करने वाले मुलाजिम और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह इन कश्तियों और स्पीड बोट्स वगैरह के जरिए हिंदुस्तान के मगरबी साहली शहरों की तरफ जाया करते थे। वो साहली किनारा बहुत खूबसूरत था। नारियल के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, वहाँ हरियाली थी और रंग बिरंगे खूबसूरत फूल खिले हुए थे। मैंने इस खूबसूरत माहौल में एक जगह बैठकर सिमरन का तस्वुर किया। वो बहुत हसीन, बहुत पुरकशिश थी। मैंने उसके ख्यालात पढ़े। वो मेरे बारे में बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदत से सोच रही थी। मैंने उसे एक ही रात में दासी से मलका बना दिया था, पस्ती से उठाकर बहुत बुलंदी पर ले आया था। वो मेरे बारे में सोच रही थी कि मुझ पर कुर्बान होने के लिए ये एक ज़िंदगी बहुत कम है। वो एक जन्म के बाद जितनी बार जन्म लेती रहेगी उतनी ही बार सलमान कैसर यानी मुझ पर कुर्बान होती रहेगी। मैंने महल से बाहर आते वक्त उसे राजदारी से कहा था कि पूजा जब तक महल से बाहर रहे वो उसके बेडरूम में जाकर वहाँ की तलाशी ले। शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो मेरे भूले हुए माजी की तरफ निशानदेही करे। मैं पूजा पर बिल्कुल एतमाद नहीं कर रहा था। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वह झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। पूजा मेरे साथ आर्मी अफसर को रुखसत करने हेलीकॉप्टर तक आई थी। सिमरन इस दौरान में उसके बेडरूम की तलाशी लेती रही थी। तलाश के बाद भी कोई ऐसी चीज़ हाथ नहीं लगी जो मेरे काम आए। पूजा की पर्सनल सेक्रेटरी का नाम टीना था। वो उसकी सेक्रेटरी भी थी और बहुत ही गहरी राजदार सहेली भी। वो उसके बेडरूम से मुल्हिका कमरे में रहती थी। सिमरन उस कमरे की भी तलाशी लेने लगी। एक अलमारी में टीना से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ अहम दस्तावेजात थीं। हीरे मोतियों से जुड़े हुए जेवरात थे। वहाँ एक डायरी रखी हुई थी। सिमरन इसे उठाकर पढ़ने लगी। टीना ने अपने और पूजा के बारे में बहुत सी अहम बातें लिखी थीं। डायरी का एक एक वर्क पढ़कर पता चलता था कि वो दोनों कितनी राजदार सहेलियां थीं। इस डायरी के एक सफ़े पर मेरे बारे में पढ़ते ही सिमरन चौंक गई। टीना ने लिखा था कि पूजा की दादी माँ एक बहुत ज़बरदस्त विच लेडी है। उसके काले अमल से कोई दुश्मन बच नहीं पाता है। उस दादी माँ ने तकरीबन 20 बरस तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। चंद खास मंत्रों का जाप करती रही थी। इस तवील अरसे में कितनी ही मुश्किलात से गुजरने के बाद वो बूढ़ी से जवान होने लगी। उसने सदा जवान रहने का काला इल्म हासिल कर लिया था। अब वो 16 बरस की एक नोखेज दोशीज़ा के रूप में है और ख़ुद को अनीता सक्सेना कहलाती है। उसके मुकाबले में उसकी पोती पूजा कल्याणी ज़्यादा उम्र की दिखाई देती है। अपनी दादी से लड़ती थी और कहती थी कि उसे भी 16 बरस की दोशीज़ा बनाया जाए। उसने वादा किया था कि जब उसे बुढ़ापा तारी होने लगेगा तो वो उसे भी नौखेज दोशीज़ा बना देगी। दोनों दादी पोती में बड़ी मोहब्बत थी। वो पोती को समझाती थी कि वो दुनिया वालों के सामने उसे दादी माँ ना कहे, वरना लोग दादी को हैरानी से देखेंगे और पूजा का मजाक उड़ाएंगे कि वो एक 16 बरस की लड़की को दादी माँ कह रही है। दादी माँ के जवान होने से बड़ी उलझनें पैदा हो रही थीं। पोती उम्र में बड़ी और दादी छोटी दिखाई देती थी। इसलिए ये तय पाया कि वो दोनों सहेलियां बनकर रहेंगी। तन्हाई में वो उसे दादी माँ कह सकती है। डायरी के दूसरे सफ़े पर लिखा था कि वो दादी और पोती किसी ज़रूरत से हांगकांग गई थी। टीना भी उनके साथ थी। वहाँ उन्होंने एक शख्स को देखा। वो उम्र सीधा था लेकिन आजकल के जवानों से ज़्यादा जवान और सेहतमंद दिखाई देता था। दादी माँ ने उसे देखते ही कहा, मुझे जिसकी तलाश थी वो मिल गया। मेरे काले इल्म ने बताया था कि मेरा मतलूबा शख्स समुंदर के किसी साहली इलाके में मिलेगा। पूजा ने कहा, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है? उसने जवाब दिया, तुम देख रही हो इस वक्त वो गहरी सोच में डूबा हुआ है। दरअसल ये ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ है, टेलीपैथी जानता है। पूजा ने कहा, दादी माँ तुमने कहा था एक टेलीपैथी जानने वाला शख्स हमारे काम आएगा, हमारे जजीरे की हिफाजत के लिए तनहा भारतीय फ़ौज से लड़ता रहेगा। क्या ये वही है? हाय कितना खूबरू और स्मार्ट है। दादी माँ ने कहा, हाँ ये वही है। इसे ट्रैप करके उस किराए के मकान में ले जाना होगा जहाँ हमारा आर्जी क्याम है। मैं हांगकांग के एक साहिल पर चहलकदमी कर रहा था। ऐसे वक्त टीना ने दो नौजवानों के जरिए मुझे इस तरह उठाया था कि मैं उसके साजिशी इरादों को समझ नहीं पाया। अचानक बेहोशी की दवा इंजेक्ट की गई, तब मैं चौंका था, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। इसके बाद मैं अपनी ज़ात से, अपने वजूद से गाफिल हो गया था और अब तक मैं अपने आप से गाफिल था। अभी सिमरन के ख्यालात पढ़कर मालूम हो रहा था कि मेरे साथ क्या कुछ होता रहा था। टीना ने डायरी में लिखा था कि मुझे बेहोश करने के बाद एक मकान में पहुंचाया गया। वहाँ दादी माँ ने मुझ पर काला अमल किया था। मुझ पर ऐसा सहर तारी किया था कि मैं बेहोशी के आलम में उसके हर सवाल का जवाब देता रहा था। इस तरह उन्हें यह मालूम हुआ कि मेरा नाम फरहाद अली तैमूर है। उसने मुझ पर कई तरह के अमल किए। मेरे जहन से मेरा नाम और मेरी शनाख्त मिटा दी। सिर्फ मेरी अहम सलाहियतों को मेरे जहन में महफूज रखा। इसके बाद मेरी तमाम पिछली ज़िंदगी को हरफ गलत की तरह मिटा कर रख दिया। उसके काले अमल के बाद पूजा ने पूछा था, दादी माँ आपने इसका नाम सलमान कैसे रखा है? अगर कभी से मालूम होगा कि इसका नाम फरहाद अली तैमूर है और ये दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मशहूर है, तो फिर ये बड़ी आसानी से मालूमात हासिल करता हुआ अपने लोगों तक पहुँच जाएगा। उसने जवाब दिया, मैंने इस पर ऐसा अमल किया है कि ये कभी अपने बारे में मालूम करना चाहे तो ऐसे वक्त इसका जहन भटक जाए। ये अपने बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कभी किसी सही सिमत में नहीं जा सकेगा। मैं जजीरे के एक खूबसूरत साहली इलाके में बैठा हुआ था। सिमरन ने बड़ी मोहब्बत और लगन से मेरा असली नाम मालूम किया था। ये भी मालूम हुआ कि मुझे हांगकांग से लाया गया है।
ये दो बातें बड़ी अहम थीं। मैं इस छोटी सी टिप के ज़रिए अपने बारे में बड़ी बड़ी मालूमात हासिल कर सकता था। मैं वहाँ से वापस जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। पूजा महल में पहुँच गई थी। सिमरन उसे देखकर सोच रही थी कि मैं कहाँ रह गया हूँ, वापस क्यों नहीं आया। मैं महल में जाकर उसे सीने से लगाकर शुक्रिया अदा करना चाहता था कि वह अपनी कोशिशों से मुझे मेरी शनाख्त की तरफ ले जा रही है। टीना ने अपनी डायरी में जो कुछ लिखा था, इसे पढ़ने के बाद साबित हो गया कि पूजा और उसकी दादी माँ दोनों ही खुदगर्ज और मतलब परस्त हैं। उन्होंने अपने मुफादात हासिल करने के लिए मुझसे मेरा माजी छीन लिया, मेरे लहू के रिश्तों से मुझे अलग कर दिया। अब मुझे बहुत मोहतात रहना था। इस महल में रहकर मैं अपने बारे में और बहुत कुछ मालूम कर सकता था। मैं अपनी गाड़ी से टेक लगाकर पूजा के दिमाग में पहुंच गया। पहले सोचा था कि महल में जाकर इत्मीनान से उसके चोर ख्यालात पढ़ूंगा, लेकिन अपने बारे में हकायक जानने की बेचैनी थी। मैंने उसी वक्त उसके ख्यालात पढ़ने शुरू किए। बड़ी हैरानी हुई। उसकी सोच की लहरें बता रही थी कि मैं उसका मंगेतर हूँ और वह मुझे दिलो जान से चाहती है। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़कर उसकी दादी माँ के बारे में कुछ मालूम करना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि उसकी कोई दादी माँ नहीं है। उसका दुनिया में अपना कोई सगा नहीं है। सिर्फ दो मोहब्बत करने वाली दो सहेलियाँ हैं। उनमें से एक सहेली टीना है, वो मर चुकी है। दूसरी सहेली का नाम अनीता सक्सेना है। मैं ये ख्यालात पढ़कर चौंक गया, क्योंकि डायरी के मुताबिक उसकी दादी माँ का मौजूदा नाम अनीता सक्सेना था। वो 16 बरस की जवान लड़की बन चुकी थी। ये सारे हकायक पूजा के दिमाग से हासिल नहीं हो रहे थे। ख्याल ख्वानी और तनवीमी अमल की एक तकनीक के पेश नज़र फ़ौरन ये बात समझ में आ गई कि पूजा के दिमाग के उस हिस्से को लॉक किया गया है जहाँ चोर ख्यालात छुपे होते हैं। जो दादी माँ अपने काले अमल के जरिए मेरा ब्रेन वॉश कर सकती है, मेरी माजी की तमाम यादें मुझसे छीन सकती है। वो अपनी पोती की हिफाजत के लिए ऐसी एहतियाती तदाबीर पर अमल कर चुकी होगी ताकि मैं कभी उसके चोर ख्यालात ना पढ़ सकूं। वो बूढ़ी बहुत दूर अंदेश थी। ये जानती थी कि जल्द ही मेरी ख्याल ख्वानी की सलाहियतें वापस आ जाएंगी। इसलिए उसने सिर्फ पूजा के ही दिमाग को नहीं, बल्कि अपने दिमाग के चोर खाने को भी लॉक कर दिया था। मैं अभी खुद को नहीं पहचान पा रहा था, मगर अपने असल दुश्मन को पहचान गया था। यहाँ रहकर अब मुझे दादी माँ का सुराग लगाना था। मैं उसकी इशारक तक पहुँच कर ही उसका सारा तिलिस्म तोड़ सकता था। मैं गाड़ी की स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया। इसे स्टार्ट करके वहां से जाना चाहता था। ऐसे ही वक्त विंड स्क्रीन के पार दूर समुद्र में एक स्पीड बोट दिखाई दी। वो तेजी से साहिल की तरफ आ रही थी। रंगीन मलबूसात से अंदाजा हुआ कि कोई औरत आ रही है। वो स्पीड बोट जैसे किसी कश्ती घाट के करीब आती गई, आने वाली वाजे होती गई। मैं गाड़ी से उतरकर घाट के करीब आया। वो स्पीड बोट से उतर रही थी। एक नौखेज दोशीजा थी। गजब का हुस्न था, गजब की कशिश थी। उसने मुझे देखते ही हाथ हिलाकर करीब आते हुए कहा, हाय सलमान, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं आ रही हूँ? मुझे रिसीव करने आए हो ना? वो मुझे पहचानती थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने पहले कभी इसे देखा है। उसने करीब आकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने उसे मुसाफा करते हुए पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? वो हंसते हुए बोली, ओ माय पुअर डार्लिंग, पूजा ने मुझे बताया है कि तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। तुम अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गए हो, फिर मुझे कैसे पहचानोगे? फिर वो ज़रा करीब होकर सरगोशी में बोली, कभी हम में तुम में भी चाह थी, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? तुम पूजा के मंगेतर हो, मगर छुपकर मेरे बेडरूम में आते रहे हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम पूजा की सहेली हो? अगर सहेली हो तो शायद मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। वो खुश होकर बोली, तुम मुझे इतना चाहते हो, सब कुछ भूलने के बावजूद तुमने मेरा नाम याद रखा। अच्छा बताओ, क्या नाम है मेरा? मैं उसे ये नहीं बताना चाहता था कि उसका नाम अनीता सक्सेना है। अगर नाम बता देता तो उसके अंदर ये तजस्सुस पैदा होता कि मुझे उसका नाम कैसे मालूम हुआ है। वो और पूजा सोच भी नहीं सकती थी कि टीना की डायरी मुझे उनके बारे में बहुत कुछ बता चुकी है। मैंने गलत नाम लेते हुए कहा, तुम्हारा नाम चंपाकली है। वो हंसते हुए बोली, चंपाकली नहीं, अनीता सक्सेना। मेरा नाम अनीता सक्सेना है। याददाश्त गुम होने के बाद बहुत दिलचस्प हो गई हो। तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, आओ हवेली में चलें। वो मेरी कमर में हाथ डालकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि काला जादू जाने वाली दादी माँ इतनी स्मार्ट और फ्री होगी। वो 16 बरस की जवान छोकरी थी, लेकिन मैं समझ रहा था कि 110 बरस की बूढ़ी दादी माँ मुझसे चिपक कर चल रही है और 16वें साल की हरारत पहुंचा रही है। किबरिया ने सरला को अपनी मामूला बनाने के बाद शिल्पा की कोठी में पहुंचा दिया था। उसने शिल्पा और उसकी माँ पर भी मुख्तसर सा तनवीमी अमल करके उन्हें यह जहन नशीन कराया था कि वह सरला को एक अजीज समझकर कबूल करती रहेंगी। उसके बारे में कोई सवाल नहीं करेंगी कि वो कहाँ से आई है और उनके घर में क्यों आई है। वह तीनों दूसरे दिन तक सोती रहीं। फिर बेदार होने के बाद गुस्ल वगैरह किया, लिबास तब्दील किया, फिर एक साथ बैठकर नाश्ता किया। आपस में हंसती बोलती नहीं, उसे अपनी एक अजीज़ा समझकर बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू करती नहीं। सरला भी खुद को भूली हुई थी। वो नहीं जानती थी कि उसे अगवा किया गया है, जबकि दिल्ली से मुंबई तक उसके अगवा होने पर हलचल पैदा हो गई थी। वो हुक्मरान पार्टी के एक लीडर की बेटी थी। पिछली रात से पुलिस और इंतजामिया हरकत में थी। उसे जगह जगह तलाश किया जा रहा था और वो शिल्पा की कोठी में आराम से वक्त गुजार रही थी। किबरिया प्रोफेसर दीनानाथ, मीरा और शारदा के साथ ट्रेन में मुंबई की तरफ जा रहा था। वो सब पिछली रात के जागे हुए थे, लिहाजा गहरी नींद सो रहे थे। किबरिया ने सोने से पहले नागेश्वर पांडे से कहा था कि उसकी बेटी सरला उस वक्त वापस मिलेगी जब वो मुंबई छोड़कर 3 दिनों के लिए दिल्ली चला जाएगा।
किबरिया चाहता था कि जब प्रोफेसर दीनानाथ, मीरा और शारदा मुंबई पहुंचे तो वह दुश्मन नागेश्वर पांडे इस शहर में ना रहे। पांडे एक अरसे से मीरा के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसे घास नहीं डाल रही थी। पांडे को उस वक्त अपनी अगवाशुदा बेटी की फिक्र थी, इसलिए वो शाम 4 बजे की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो चुका था। किबरिया ने सरला की वापसी के लिए 3 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। पांडे ने अपने एक मुशीर को 3 करोड़ रुपए से भरा हुआ ब्रीफकेस दिया था और कहा था कोई भी अजनबी शख्स उसके पास आएगा तो वो ब्रीफकेस उसके हवाले कर देगा। किबरिया मुंबई पहुंचकर वो ब्रीफकेस उससे हासिल करने वाला था। फिलहाल वो ट्रेन में आराम से नींद पूरी करता हुआ सफ़र कर रहा था। शाम को सरला ने शिल्पा और उसकी माँ से कहा, आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, अब मैं जा रही हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। शिल्पा की माँ ने पूछा, बेटी तुम कहाँ जाना चाहती हो, हमें बताओ, हम तुम्हें अपनी गाड़ी में पहुँचा देंगे। मैं यहाँ से एयरपोर्ट जाऊँगी, आप जहमत ना करें, मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा लें। एक मुलाजिम टैक्सी ले आया, वो उसमें बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई। पांडे ने फ़ोन के जरिए अपनी बीवी और बेटे राहुल पांडे को इतला दी थी कि वो शाम की फ़्लाइट से दिल्ली पहुँच रहा है। सरला उसे रिसीव करने एयरपोर्ट आएगी। राहुल ने पूछा, क्या उसकी रिहाई का मामला तय हो चुका है? आपने बहुत बड़ी रकम अदा की होगी। हाँ बेटे, मैंने तुम्हारी बहन के लिए 3 करोड़ रुपए अदा किए हैं। वो दुश्मन मुझे बहुत नुकसान पहुंचा रहे। इतनी बड़ी रकम किसे अदा की जाएगी और कहाँ अदा की जाएगी? वो मेरे मुशीर के पास आकर रकम ले जाएगा, फिर तो उसे आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है। आप मुशीर के मकान के अतराफ खुफिया तौर से पुलिस का पहरा लगवा दें। पांडे ने कहा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन क्या वो इतना नादान होगा कि खुद वो रकम लेने आएगा? वो नहीं आएगा तो कोई दूसरा आएगा, उसके जरिए उस मुजरिम तक पहुंचा जा सकता है। आप फौरन एक्शन लें। पांडे ने बेटे के मशवरे के मुताबिक मुंबई के एक पुलिस अफसर को हुक्म दिया कि उसके मुशीर के मकान की निगरानी की जाए और जो भी शख्स रकम से भरा हुआ ब्रीफकेस लेने आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। वो शाम की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गया। उसकी बीवी और बेटा उसे रिसीव करने आए थे। उसने पूछा, क्या सरला आई है? बीवी ने पूछा, वो कहाँ से आएगी, कल से ना जाने कहाँ गुम हो गई है। उसने कहा था कि वो मुझे रिसीव करने यहाँ आएगी। क्या सरला ने कहा था कि आप दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती रही है? उससे गुफ्तगू नहीं हुई, समझा करो। उस दुश्मन ने कहा था कि वो यहाँ आएगी। दुश्मन ने कहा और आपने यकीन कर लिया और यकीन करके 3 करोड़ रुपए दे दिए। क्या आपकी अक्ल घास चढ़ने गई है? सरला एक टैक्सी में बैठकर वहाँ आई। विजिटर्स लॉबी में जैसे एक जगह बैठी, किबरिया के तनवीमी अमल के मुताबिक उसे अपने बारे में याद आ गया कि वो कौन है और किसकी बेटी है। वह हैरानी से अपने आसपास के माहौल को देखकर सोचने लगी कि मैं अब तक कहाँ थी और क्या करती रही थी। पिछली रात उसका भाई राहुल पांडे माँ से मिलने के लिए दिल्ली आ रहा था। वह अपनी माँ के साथ राहुल को रिसीव करने एयरपोर्ट आई थी। पिछली रात माँ ने बहुत ज़्यादा पी ली थी। सरला ने कहा था, आप गाड़ी में बैठी रहें वरना विजिटर्स लॉबी में जाकर तमाशा बन जाएंगी। लेकिन उसकी माँ कार से उतरकर एयरपोर्ट की इमारत में चली गई थी। सरला ने सोचा था कि वह तमाशा बनने नहीं जाएगी। वो स्टीयरिंग सीट पर बैठी रही थी। ऐसे ही वक्त किबरिया ने उसे टेलीपैथी की मुट्ठी में बंद कर लिया था। फिर उसे पता नहीं चला कि वो कहाँ गुम हो गई थी। अब वो इस एयरपोर्ट की इमारत में बैठी सोच रही थी, मैं तो अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठी हुई थी और रात का वक्त था, यहाँ तो दिन की रोशनी है। सामने घड़ी में 6:20 हुए थे। पता नहीं वो सुबह का वक्त था या शाम का। लेकिन परेशान कुन बात यह थी कि अभी कार के अंदर रात थी और अभी विजिटर्स लॉबी में दिन का वक्त लग रहा था। फिर ये समझने से भी कासिर थी कि कार की स्टीयरिंग सीट से निकलकर विजिटर्स लॉबी में कैसे पहुंच गई है। नागेश्वर पांडे अपनी बीवी और बेटे के साथ वहां से गुजर रहा था। वो तीनों से देखते ही ठिठक गए। पांडे ने आगे बढ़ते हुए पूछा, बेटी तुम यहाँ हो, हम वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो उठकर खड़ी हो गई, डैडी आप तो मुंबई में थे, आप राहुल को रिसीव करने यहाँ कैसे आ गए? राहुल ने हंसते हुए कहा, मैं तो कल रात को यहाँ आया था, डैडी अभी मुंबई से आ रहे हैं। उसने हैरानी से पूछा, कल रात से अब तक कितने घंटे गुजर चुके हैं? 18 घंटे गुजर चुके हैं। वो शदीद हैरानी से बोली, ओ गॉड, ये कैसे हो सकता है? मैं थोड़ी देर पहले अपनी कार में बैठी हुई थी, रात का वक्त था। मम्मी तुम्हें रिसीव करने यहाँ आई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। रात से अचानक दूसरे दिन की शाम कैसे हो गई? तुम अकेले यहाँ रहे थे, लेकिन अब डैडी भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। वो अपना सर पकड़कर भाई के बाजू से लग गई। बाप ने उसके शाने को थपकते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हें किडनैप किया गया था, तुम्हारे जहन पर बुरा असर पड़ा है। वो बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था, मैं कल रात से यहाँ एयरपोर्ट पर ही हूँ। उन सब ने एक दूसरे को सोचती हुई नज़रों से देखा। फिर नागेश्वर पांडे ने कहा, पूरे दिल्ली की पुलिस और इंटेलिजेंस वाले पिछली रात से तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं और तुम यहाँ छुपी बैठी थी। फिर वो कुछ सोचकर बोला, मगर नहीं, वो तुम्हें अगवा करके कह रहा था कि तुम उसके साथ एक बेडरूम में हो। और क्या बताऊँ, बड़ी शर्मनाक बातें कर रहा था। वो नागवारी से बोली, डैडी आपकी बातें सुनकर मुझे शर्म आ रही है। कल से अब तक कोई दोस्त या दुश्मन मेरे करीब नहीं आया। प्लीज़ इस सिलसिले में मुझसे कोई बात ना करें। मेरा सर दुख रहा है। मैं सोचना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ कि कल से अब तक मैंने कहाँ वक्त गुजारे और किस तरह गुजारे। मुझे घर जाकर तन्हाई में सोचना चाहिए। पांडे ने कहा, तुम बहुत अपसेट हो, खामोश रहकर सोचने की कोशिश करती रहो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। आओ हम घर चलें। वो सब पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। राहुल गाड़ी ड्राइव करने लगा। नागेश्वर ने अपने मोबाइल के जरिए होम मिनिस्टर से रब्ता किया। होम मिनिस्टर ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, मिस्टर पांडे,
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। वो बोला, आप लोग क्या ढूंढेंगे? मैंने ढूंढ लिया है, मेरी बेटी मेरे पास आ गई है। होम मिनिस्टर ने चौंक कर हैरानी से पूछा, क्या आपकी बेटी वापस आ गई है? उसे किसने अगवा किया था? मैं किसी बड़े अफसर को भेज रहा हूँ, वो उसका बयान लेगा। हम उसके जरिए उस मुजरिम तक पहुंच सकेंगे। हम शायद कभी मुजरिम तक ना पहुंच सकें। ये अगवा का केस उलझा हुआ है। ऐसा लगता है मेरी बेटी को किसी ने काले जादू के जरिए ट्रैप किया था। मेरे पास वापस आने के बाद उसे याद नहीं आ रहा है कि उसे किसने अगवा किया था और उसने कल रात से अब तक कहाँ वक्त गुजारा है। ये बात तो बड़ी तशवीशनाक है। तशवीशनाक भी है और अजीब भी। जहन तस्लीम नहीं कर रहा है कि वो कल रात से अब तक दिमागी तौर पर कहीं गायब रही थी। होम मिनिस्टर ने कहा, ओ गॉड, आपने दिमागी तौर पर गायब रहने की बात कही है तो मुझे याद आ रहा है, टेलीपैथी के जरिए गायब दिमाग बनाया जाता है। टेलीपैथी। उसने चौंक कर सोचा कि कल मुंबई में उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो उस दुश्मन से बात करने के दौरान में कई बार गायब दिमाग हुआ था और एक बार तो ऐसा हुआ कि टेलीफोन का तार टूटा हुआ था और वो रिसीवर उठाकर बातें कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उस रिसीवर से दुश्मन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे यकीन होने लगा कि वो दुश्मन ज़रूर टेलीपैथी जानता है। उसने सरला की वापसी के लिए 3 करोड़ का मुतालबा किया था और वो इतनी बड़ी रकम अदा करने से इनकार ना कर सका। होम मिनिस्टर ने पूछा, आप खामोश क्यों हो गए? मैं आपकी बात पर गौर कर रहा हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है। मैं कभी कभी गायब दिमाग हो रहा हूँ। मैं किसी हद तक यकीन से कह सकता हूँ कि वो शख्स टेलीपैथी जानता है। होम मिनिस्टर ने कहा, वहाँ वजारत खारजा के दफ्तर में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। वहाँ का सेक्रेटरी दिमागी तौर पर गायब होकर ऑफिस में सबके सामने नंगा हो गया था। यहूदी तंजीम के सरबरा जेवी शूटर के साथ भी यही हुआ। उस यहूदी ने बयान दिया कि फरहाद अली तैमूर का बेटा किबरिया दहली में मौजूद है और हमारे अंदरूनी खुफिया मामलात में मुदाखलत कर रहा है। मैं वजारत खारजा के सेक्रेटरी से इस सिलसिले में बात करूंगा। अगर वो वाकई फरहाद अली तैमूर का बेटा है तो मैंने उससे दुश्मनी मोल लेकर बहुत बड़ी गलती की है। उसने फ़ोन बंद कर दिया। सरला पिछली सीट पर अपनी माँ के साथ बैठी फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी और दिल ही दिल में यह तस्लीम कर रही थी कि उसे अब तक टेलीपैथी के जरिए गायब दिमाग बनाया गया था और उसके साथ ऐसा करने वाला फरहाद अली तैमूर का बेटा है। वो अपने बाप की तरह खूबरू और स्मार्ट होगा, कद्यावर बॉडी बिल्डर होगा और पहली नज़र में ही घायल कर देता होगा। सरला को टेलीपैथी का इल्म हासिल करने का बेहद शौक था। लंदन में तालीम हासिल करने के दौरान उसने एक ऐसे इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था जहां योगा और टेलीपैथी के बारे में बहुत कुछ बताया और सिखाया जाता था। वो मेरी और मेरी फैमिली के बारे में बहुत कुछ सुनती रहती थी। अब ये सुनकर उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था कि मेरा बेटा उसके दिमाग में आया था, उसे गायब दिमाग बनाकर कहीं ले गया था। अब उसे अपने बाप की वो बात याद आई। पांडे ने कहा था, वो तुम्हें अगवा करके कह रहा था कि तुम उसके साथ एक बेडरूम में हो और क्या बताऊं, बड़ी शर्मनाक बातें कर रहा था। बाप की बातें याद आती ही वो शर्म से सुरख होने लगी। एक सनसनी सी पैदा होने लगी। क्या मैं उसके साथ बेडरूम में थी? दिल की धड़कनें पागल हो गईं। उसने सीने पर इतनी सख्ती से हाथ रखा जैसे धड़कनों को रोक रही हो। उनसे कह रही हो, ये क्या पागलपन है? ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि उसने तन्हाई में मुझे हाथ लगाया हो। मैं अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं घर जाकर आईना देखूंगी। आईना बताएगा कि कहाँ कहाँ वारदात हुई थी। वो घर पहुँचने के बाद सीधी अपने बेडरूम में चली गई। फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। बंद कमरे में क्या होता है कोई नहीं देख सकता, लेकिन अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो यकीनन अपनी उलझनें दूर कर रही होगी। उसका बाप अपनी उलझनें दूर कर रहा था। वजारत खारजा के सेक्रेटरी से फ़ोन पर रब्ता करके मेरे बेटे के बारे में पूछ रहा था। वो कह रहा था, मैंने फरहाद के बेटे को नहीं देखा है। यहूदी तंजीम के सरबराह जेवी शूटर ने यह इंकशाफ किया है कि फरहाद का बेटा यहाँ है। वो विजय शर्मा के नाम से शिल्पा की कोठी में मेहमान बनकर आया था। ये शिल्पा कौन है? हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट की एक बहुत ही हसीन और पुरकशिश लड़की है। उसने भी ये बयान दिया कि वो उसकी टेलीपैथी से सैरज़दा हो गई थी और ये मेरा अपना तजुर्बा है। उसने मेरे दिमाग पर कब्जा जमाकर मुझे सबके सामने नंगा कर दिया था। क्या आपके फॉरेन डिपार्टमेंट को ये तशवीश नहीं है कि एक टेलीपैथी जानने वाला हमारे मुल्क के अहम राज मालूम कर रहा है? हम बहुत परेशान हैं। हमने पूरे मुल्क की पुलिस और इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया। इंटेलिजेंस वाले भी बड़ी राजदारी से उसे तलाश कर रहे हैं। शिल्पा और जेवी शूटर ने उसका जो हुलिया बयान किया है उसके मुताबिक उसकी एक ख्याली तस्वीर बनाकर तमाम मुतलका इदारों में पहुंचा दी गई है। उसकी एक तस्वीर मेरे पास भेज दें। उसका नाम क्या है? उसका नाम किबरिया है। उसकी उम्र 16 साल है, लेकिन उसे देखकर यकीन नहीं आता। वो कद्यावर बॉडी बिल्डर है। 20-22 बरस का जवान लगता है। वो भेस बदलने का माहिर है। वो किबरिया के बारे में बता रहा था। थोड़ी देर बातें करने के बाद पांडे ने राब्ता ख़त्म कर दिया। उसके बेटे राहुल ने कहा, डैडी आपने ऐसे ख़तरनाक नौजवान से दुश्मनी क्यों मोल ली? बेटे, मेरी मुखालफत प्रोफेसर दीनानाथ से थी। उसकी एक भतीजी मीरा एक मुसलमान से इश्क करती थी। मैंने उस मुसलमान को कत्ल करवा दिया। मीरा ने गुस्से से कहा था, क्या वो किसी दूसरे मुसलमान से इश्क करेगी? उसकी बीवी ने कहा, आपको मीरा से क्या दिलचस्पी है? वो किसी से भी इश्क करे। तुम जानते हो कि हमारी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। हम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी कोई हिंदू औरत किसी मुसलमान से शादी करे और उसके लिए मुसलमान बच्चे पैदा करे। राहुल ने कहा, वो टेलीपैथी जानने वाला मुसलमान है। आप इस्लाम दुश्मनी से बाज नहीं आएंगे तो वो आइंदा भी आपको और हम सबको नुकसान पहुंचाएगा। आप समझ सकते हैं उसने सरला को अगवा करने के बाद क्या सलूक किया होगा।
वो गायब दिमाग रही थी, इसलिए कुछ बता नहीं पा रही है। सरला उनके कमरे में आई और बोली, डैडी आप जानते हैं मैं लंदन में टेलीपैथी की क्लासेस अटेंड किया करती थी। मुझे फिर शौक हो रहा है, मैं फिर टेलीपैथी सीखूंगी। माँ ने पूछा, क्या फिर लंदन जाने का इरादा है? इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? जिसने मुझे अगवा किया था उससे सीखूंगी। डैडी आप उससे रब्ता करें, उससे मेरी बात कराएं। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? क्या दुश्मन से टेलीपैथी सीखोगी और वो सिखा देगा? राहुल ने कहा, आप फिर उससे दुश्मनी की बात करें। ये कितना फैंटास्टिक आइडिया है। सरला टेलीपैथी सीखेगी तो वो दोस्त बन जाएगा, हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हम उससे बहुत सा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। बच्चों जैसी बातें ना करो, वो हमारे देश का दुश्मन है। जिन अहम राजों को कोई चुरा नहीं सकता वो चुरा लिया करता है। सरला ने ताली बजाने के अंदाज में दोनों हाथों को जोड़कर कहा, हाय ये टेलीपैथी क्या चीज़ है? जहाँ इंसान पहुंच नहीं पाता वहाँ पहुंचा देती है। प्लीज़ डैडी आप उससे रब्ता करें। आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बात ना करो, मर जाओ, लेकिन एक मुसलमान से तुम्हें दोस्ती नहीं करने दूंगा। करोगी तो उसके साथ तुम्हें भी गोली मार दूंगा। आप उसे गोली मारने कहाँ जाएंगे? अभी चलें, मैं भी चलती हूँ। इस तरह से मुलाकात हो जाएगी। मुझे यकीन है आप गोलियां ज़ाया करेंगे, उसे मार नहीं सकेंगे। अपनी जान की अमान पाने के लिए फिर उसे 3 करोड़ रुपए अदा करेंगे। वो गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। पूरे शहर की पुलिस और जासूस उसे तलाश कर रहे हैं। वो कब तक चुपता फिरेगा? जल्दी सारी दुनिया उसकी मौत की खबर सुनेगी। तुम उसके साथ दूसरी दुनिया में जाकर टेलीपैथी सीख सकोगी। वो गुस्से से पांव पटकता हुआ चला गया। वो भाई से बोली, राहुल हम दोनों मिलकर उसे तलाश करेंगे। हम अपनी मोहब्बत से दुश्मन को दोस्त बनाएंगे। राहुल ने कहा, उसकी एक ख्याली तस्वीर शहर के तमाम थानों में पहुंचाई गई है। हम आईजी अंकल के पास जाकर वो तस्वीर हासिल करेंगे। वो दोनों वहां से जाने लगे। माँ ने उन्हें रोका लेकिन वो नहीं रुके। सरला धुन की पक्की थी, उसे हर हाल में ढूंढ निकालने का इरादा कर चुकी थी। किबरिया, मीरा, शारदा और प्रोफेसर ने नींद पूरी कर ली। शाम तक जैसे घोड़े बेचकर सोते रहे। बेदार होने के बाद किबरिया और प्रोफेसर ऊपरी बर्थ से उतरकर नीचे आ गए। मीरा ने कहा, मुझे सोकर उठने के बाद गुसल करने की आदत है, पता नहीं बाथरूम में कितना पानी होगा। प्रोफेसर ने कहा, ट्रेन में हजारों मुसाफिर पानी बहाते रहते हैं, तुम्हारे नहाने के दौरान में पानी खत्म हो जाएगा तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगी। टिकट कलेक्टर ने दरवाजे पर दस्तक दी। किबरिया ने दरवाजा खोलकर उसे 4 टिकट दिखाए, फिर पूछा, ये ट्रेन कब तक मुंबई पहुंचेगी? उम्मीद है 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। वो चला गया। किबरिया ने दरवाजा बंद करके मीरा के पास बैठते हुए कहा, 2 घंटे सब्र करो, मुंबई के किसी शानदार होटल में गुसल कर सकोगी। वह सर झुकाकर टॉयलेट में चली गई। सुबह होने से पहले किबरिया ने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया था। इस बात पर वो शर्मा रही थी, उससे नजरें नहीं मिला रही थी। शारदा किबरिया को टटोलती हुई नजरों से देख रही थी और सोच रही थी, मीरा का चेहरा और उसके शर्माने की अदाएं बता रही हैं कि इन दोनों के दरमियान बहुत कुछ होता रहे। हम रात भर के थके हुए थे, बेहोशी की नींद सोते रहे और ये दोनों पता नहीं क्या क्या करते रहे। वो तस्वुर में देखने लगी कि वो दोनों क्या क्या करते रहे थे। किबरिया उसके ख्यालात पढ़ रहा था और मुस्कुरा रहा था। प्रोफेसर ने कहा, मैं कुछ खाने पीने की चीजें ले आता हूँ, तुम क्या खाना पसंद करोगी? हल्का सा नाश्ता बेहतर होगा, रात हो चुकी है, हम मुंबई पहुंचकर अच्छा खाना खाएंगे। मैं गर्मा गर्म चाय पीना चाहता हूँ। प्रोफेसर कैबिन से बाहर चला गया। शारदा ने कहा, तुम मीरा के साथ सो रहे थे या जाग रहे थे? वो बोला, इश्क में सोने जागने का पता नहीं चलता, ये इश्क बड़ी गहराई में उतार देता है। वैसे तुम बहुत खोजी हो, दूसरों के प्राइवेट मामलात का खोज लगाती रहती हो। बेहतर होगा हमारे बारे में सोचना छोड़ दो, कोई दूसरा साथी तलाश करो। साथी तलाश करने के लिए मुझे तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। कितने ही मुझसे लिफ्ट लेना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दिल से मजबूर हो गई हूँ। तुम नहीं जानते मेरे अंदर क्या हो रहा है। अगर तुमने मेरे प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, चलती ट्रेन से कूद जाऊंगी। फजूल बातें ना करो, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। तुम चाहो तो मुझे खुदकुशी से बाज रख सकते हो। तुम मीरा को ज़रूर चाहो मगर मुझसे भी प्यार करो। क्या बैक वक्त दोनों बहनों से प्यार नहीं कर सकते? तुम पागल हो रही हो। बैक वक्त 2 सगी बहनों से इस दवाजी रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसी अहमकाना बातें दिमाग से निकाल दो। वो कुछ कहते कहते रह गई। मीरा टॉयलेट से बाहर आ गई। उसके सामने वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी। अपनी जगह से उठकर टॉयलेट चली गई। मीरा तौलिए से मुंह पहुंच रही थी, बालों में कंघी कर रही थी। इस इंतजार में थी कि किबरिया कुछ बोलेगा। वो बोला, ये शारदा बाउली हो रही है, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम इसे समझाओ, मेरा ख्याल दिल से निकाल दे। मैं क्या समझाऊँ, खुद अपने दिल को समझा नहीं पा रही हूँ। मेरा जहन कहता है मुझे आपसे दूर हो जाना चाहिए, वरना मेरी वजह से आप पर मुसीबतें आती रहेंगी। वो नागेश्वर पांडे कुत्ते की तरह आपकी भू सूंघता फिर रहा होगा। तुम उसकी फिक्र न करो, उस जैसे हजारों दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो बोली, हम मुंबई पहुंचने वाले हैं। पांडे शहर का बेताज बादशाह है। उसे खबर हो जाएगी कि प्रोफेसर अंकल हमारे साथ इस शहर में आए हुए हैं। मैंने कहा ना, फिक्र ना करो। पांडे मुंबई में नहीं, दिल्ली में। आप कैसे जानते हैं? मैं शतरंज की बिसात पर अपने हर मुखालिफ मोहरे की चाल पहचानता हूँ। पूरी खबर रखता हूँ कि कौन कहाँ है और आइंदा क्या करने वाला है। उसने मीरा के हाथ को अपने हाथों में लिया। वो बोली, प्लीज़ छोड़ दें, शारदा आ जाएगी।
आपने मुझे दिल में जगह देकर उसे मायूस किया है। वो ज़्यादा अरसे तक मायूस नहीं रहेगी। जल्द ही उसकी ज़िंदगी में एक चाहने वाला आएगा, फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी। वो एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। वो उसके हाथ को चूमना चाहता था। उसी वक्त शारदा टॉयलेट से बाहर आई। वो दोनों फौरन ही सीधे होकर बैठ गए। शारदा ने उन्हें घूर कर देखा, फिर तौलिए से मुंह पहुंचने लगी। मीरा ने पूछा कि हमसे नाराज हो? मेरे हक पर डाका डालकर पूछ रही हो? बड़ी भोली बन रही हो। किबरिया जानता था कि वह ऐसी ही टेढ़ी बातें करेगी। वो वहां से उठकर टॉयलेट में चला गया। वह सब बेदार होने के बाद बारी बारी टॉयलेट जा रहे थे और फ्रेश होकर आ रहे थे। वो अंदर मुंह हाथ धो रहा था। थोड़ी देर बाद मीरा ने दरवाज़ा पीटते हुए कहा, आप फौरन बाहर आएं, ये शारदा अपना बैग लेकर जा रही है। किबरिया ने अंदर से कहा, तुम आराम से बैठो, वो कहीं नहीं जाएगी, वो जा चुकी है। मैं उसे रोकना चाहती थी, उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। वो शारदा के दिमाग में पहुंच गया। गाड़ी किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी हुई थी। वो ट्रेन से उतरकर स्टेशन के बाहर जा रही थी। किबरिया चाहता तो उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे वापस ट्रेन में ले आता, लेकिन उसने जानबूझकर ढील दे दी। वह टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। उस वक्त तक ट्रेन चल पड़ी थी। मीरा ने कहा, आप इतने इत्मीनान से बाहर आ रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। आप जाएं, उसे मना कर ले आएं। तुम खामखा परेशान हो रही हो। वो चलती ट्रेन से बाहर कहीं नहीं जाएगी। प्रोफेसर दीनानाथ नाश्ता लेकर आया। मीरा ने कहा, यह शारदा बहुत परेशान कर रही है, अभी मुझसे लड़ झगड़ कर गई है। प्रोफेसर ने कहा, तुम दोनों नाश्ता करो, मैं उसे मना कर ले आता हूँ। मैं भी चल रहा हूँ। आप ट्रेन के पिछले हिस्से की तरफ जाएं, मैं अगले हिस्से की तरफ जाता हूँ। वो दोनों कैबिन से बाहर आकर मुख्तलिफ सिमतों में चले गए। किबरिया ट्रेन की अगली सिमत आगे जाकर एक खाली सीट पर आकर बैठ गया। शारदा के दिमाग में पहुंच गया। वो उसे स्टेशन से बाहर आकर दूर तक देखती रही। वो एक छोटा सा टाउन था। दूर तक छोटी छोटी दुकानें खुली हुई थीं। चंद औबाश किस्म के लोग एक चबूतरे पर बैठे ताश खेल रहे थे। एक ने कहा, यार उधर देखो, ज़बरदस्त माल है। सबने उसकी तरफ देखा। वो अपने लिबास और रख रखाव से कोई रईसज़ादी लग रही थी। दूसरे ने कहा, कोई मालदार आसामी है, अगर ये मेरी टैक्सी में जाएगी तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। दूसरे ने कहा, सबको हिस्सा मिलना चाहिए, वो हम में से किसी की भी टैक्सी में बैठेगी तो उसे टाउन से बाहर रवाली के जंगल में ले जाया जाएगा। बाकी साथी पीछे पीछे वहां जाएंगे। एक ड्राइवर अपने पत्ते फेंक कर शारदा के पास आया। साइकिल रिक्शे और ऑटो रिक्शे वाले उससे पूछ रहे थे, दीदी कहाँ जाओगी, आओ मेरे रिक्शे में बैठो। ड्राइवर ने सबको हटाते हुए कहा, हटो यहाँ से, ये रिक्शे में नहीं टैक्सी में जाएंगी। श्रीमती जी कहाँ जाएंगी? शारदा ने पूछा, यहाँ से मुंबई कितनी दूर है? 60 किलोमीटर दूर है। क्या आपको मुंबई जाना है? उधर जाने के बाद वापसी के लिए सवारी नहीं मिलती, मैं 800 रुपये लूँगा। वो उसके साथ टैक्सी के पास आई, फिर बोली, हम कितनी देर में मुंबई पहुँचेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में। मैं हवाई जहाज़ की तरह टैक्सी चलाता हूँ, 1.5 घंटे से पहले पहुँचा दूंगा। वह पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने दूर अपने साथियों की तरफ देखा। उन्होंने इशारे से कहा कि वो पीछे पीछे आ जाएंगे। उसने टैक्सी में बैठकर उसे स्टार्ट किया, फिर उसे आगे बढ़ाते हुए बोला, आप अकेली हैं? क्या मैं अकेली नज़र नहीं आ रही? वो मुस्कुराकर बोला, लंबा सफ़र है, बातें करने का कोई बहाना तो होना चाहिए। मेरे पूछने का मतलब ये था कि आप अकेली कहाँ से आ रही हैं? मुंबई में किस जगह जाएंगी? पहले मुंबई पहुँचो, फिर बताऊँगी। और मुंबई पहुँचने तक बिल्कुल खामोश रहो, मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। ड्राइवर ने दिल ही दिल में कहा, बड़ी नखरे दिखा रही है, जब बदन के कपड़े फटेंगे तब सारे नखरे भूल जाएगी। उसने अकब नुमा आईने में देखा। पीछे दूर तक कोई टैक्सी या कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। वो जिस टाउन से आ रहे थे वहां से 2 रास्ते निकलते थे। एक रास्ता मुंबई की तरफ और दूसरा रवाली के जंगल की तरफ जाता था। उसे रवाली की तरफ जाना था, लेकिन वो मुंबई वाले रास्ते पर चल पड़ा। उसने दाएं बाएं देखकर हैरानी से सोचा, ये मैं गलत रास्ते पर क्यों जा रहा हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए। उसने गाड़ी रोक दी। शारदा ने पूछा, गाड़ी क्यों रोक रहे हो? वो गाड़ी को वापसी के लिए मोड़ते हुए बोला, मेरी जान, मैं तुम्हें जंगल में ले जाना चाहता था, भूले से मुंबई जाने वाले रास्ते पर आ गया। वो चीख कर बोली, उसी रास्ते पर चलो वरना मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। वो गाड़ी को रोककर बाहर आया, फिर पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बोला, बड़ी जवानी में रात को अकेली घर से निकली है, बैग में माल भी बहुत होगा, क्या मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? वह पिछली सीट पर आकर उसे पकड़कर सीने से लगाकर चूमने की कोशिश करने लगा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, ऐसा पाप ना करो, भगवान के लिए छोड़ दो। भगवान के पास लड़कियों की कमी नहीं है, उसके लिए क्यों छोड़ दूं? तू अपने घर में सुख चैन से रह रही होगी, वहां तुझसे मोहब्बत करने वाले भी होंगे, मगर तू उन सबको छोड़कर यहाँ मरने आई है तो तुझे मरना ही होगा। क्या तू इतना भी नहीं जानती कि जवान लड़की तन्हा रात को कहीं महफूज नहीं रह सकती? इन लम्हात में वो पछता रही थी। उसे मीरा किबरिया और प्रोफेसर याद आ रहे थे। अगर वह मीरा से हसद ना करती, बहन की खुश नसीबी पर खुश रहती, तो यूं बदनसीब ना बनती। वहां रात को वीरानी में कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। फिर वो अचानक ही तब्दील हो गई। उसने अचानक ही एक जोरदार लात मारी। वह दम से पीछे जाकर खुले हुए दरवाजे से टकराकर टैक्सी से बाहर गिर पड़ा। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक नौजवान लड़की इतनी जोरदार लात मारेगी। वह तड़प कर टैक्सी से बाहर आई। अचानक उसकी आवाज़ भी बदल गई। वह मर्दाना आवाज़ में गुड़ाकर बोली,
तुम डरावने ड्रामे और फिल्में देखते हो, मैं ऐसी ही फिल्म से निकली हुई एक प्रेत आत्मा हूँ। अब तुम वहां से उठोगे और दौड़ते हुए आकर टैक्सी के बोनट से टकराओगे। वो एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। फिर बेख्तियार दौड़ता हुआ आकर बोनट से टकराया। फिर उसने अपने सर को भी बोनट से टकरा दिया। उसके हलक से चीख निकल गई। वो उलटकर फिर सड़क पर गिर पड़ा। शारदा हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अपने आप पर भी हैरान हो रही थी कि उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। एक लात मारते ही वो टैक्सी के बाहर जाकर गिर गया। फिर मेरी आवाज़ अचानक मर्दाना हो गई है। क्या सचमुच कोई प्रेत आत्मा मेरे अंदर समा गई है? वो आंखों से देख रही थी। जैसा उसने कहा था उसी तरह वो बोनट से टकराया था। वो फिर मर्दाना भराई हुई आवाज़ में बोली, अब तुम कई फुट ऊपर उछल कर गिरोगे और इस पक्की सड़क पर अपना सर मारोगे। उसकी बात खत्म होते ही वो कई फुट ऊपर उछलकर नीचे गिर पड़ा। फिर उसने अपने सर को सड़क पर जोर से मारा। वो 2-3 बार सर मारता रहा और चीखता रहा। अब वो ये सोचकर खौफजदा हो रही थी कि उसके अंदर किसी की बदरू समा गई है। वो इससे कभी निजात हासिल नहीं कर सकेगी। वो ड्राइवर दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने झुक रहा था, उससे मुआफ़िया मांग रहा था। मुझे माफ़ कर दो मेरी माँ, मैं तुम्हें बुरी नीयत से हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वो टैक्सी की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। फिर नफरत से बोली, कुत्ते वहाँ क्या खड़ा है, चल गाड़ी चला। वो फौरन ही दौड़ता हुआ आकर स्टीयरिंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। वो बुरी तरह दहशतज़दा था। अब उसे किसी तौर भी नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं कर सकता था। वो अपनी जगह सहमी हुई बैठी थी, परेशान होकर सोच रही थी। एक बदरू उसके अंदर समा गई है। अब वो नॉर्मल लड़की नहीं रहेगी। उसे अपने अंदर आवाज़ सुनाई दी, अरे नादान लड़की, तू डरती क्यों है? मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तेरी हिफाजत करूंगा, तेरी ताकत बनूंगा। वो सहम कर बोली, तुम कौन हो और मेरे अंदर कहाँ से आए हो? मैं इस वीराने से गुजर रहा था, तुझे देखा तो तू मेरे दिल में समा गई, इसलिए मैं तेरे अंदर समा गया। क्या तुम हमेशा मेरे अंदर घुसे रहोगे? हमेशा नहीं, कभी आता रहूंगा, कभी जाता रहूंगा। अब मैं जा रहा हूँ, फिर किसी वक्त आऊँगा। तुम चले जाओगे तो ये ड्राइवर फिर मुझे परेशान करेगा। अब तो इसका बाप भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, ये तुमसे दूर दूर रहेगा। तुम फिक्र न करो, आराम से मुंबई पहुंचो। किबरिया दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। अपनी जगह से उठकर दोबारा अपने कैबिन में आ गया। वहाँ मीरा और प्रोफेसर दीनानाथ उसका इंतजार कर रहे थे। मीरा ने उसे देखते ही पूछा, शारदा कहाँ है? प्रोफेसर ने कहा, मैं तो पिछली तमाम बोगियों में देख कर आया हूँ, वो कहीं नजर नहीं आई। मैं अगली तमाम बोगियों में देखा हूँ, वो ट्रेन में कहीं नहीं है। इसका मतलब है 1 घंटा पहले ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकी थी वो वहीं उतर गई थी। मीरा परेशान होकर बोली, अंधेरी रात है, उसे ज़रा भी खौफ नहीं आया कि चोर बदमाश उसके साथ क्या सलूक करेंगे? प्रोफेसर ने कहा, हम इस स्टेशन की तरफ वापस भी नहीं जा सकते और अगले किसी स्टेशन पर उतरकर उसे तलाश नहीं कर सकते। पता नहीं वो कहाँ गई है और किस रास्ते से गई है। इस लड़की ने तो हमारा सुकून बर्बाद कर दिया। मीरा ने कहा, वो अपनी हमाकतों से खुद भी नुकसान उठाएगी, हमें भी फिक्र परेशानी में मुब्तला करती रहेगी। हम सब सुबह से भूखे हैं, किसी तरह उसे तलाश करें, उसे हमेशा के लिए अपना बना लें। किबरिया ने कहा, वो नादान है, तुम नादानी की बातें ना करो। उससे मुझसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि तुम्हारे मुकाबले में जिद है, हसद है, जलापा है। वो उसके करीब आकर बोला, अगर वो जिद करे कि मुझे अंधे कुएं में कूद जाना चाहिए वरना बंदी होकर अपनी इज्जत लुटाने कहीं चली जाएगी, तो क्या मैं उसकी जिद पूरी करने के लिए अंधे कुएं में कूद कर जान दे दूंगा? मैं नहीं जानती, आप किसी तरह उसे तलाश करें। वो देखने में जवान हो गई है लेकिन जहनी तौर पर बची है। वो गलती कर रही है तो हमें उसकी गलती को सुधारना होगा, उससे मोहब्बत से समझाना होगा। मैं 1000 बार समझाऊंगा लेकिन तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत उसे नहीं दूंगा। मीरा ने सर उठाकर बड़ी मोहब्बत से उसे देखा, फिर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, आप गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। हज़ारों मील दूर की आवाज़ें सुन लेती हैं, उसकी आवाज़ सुने, ये मालूम करें कि वो कहाँ है, किस हाल में है। ठीक है, मुझे थोड़ी देर खामोश रहने दो, मैं उसकी आवाज़ें सुनता हूँ। वो सर उठाकर कैबिन की दीवार को तकने लगा, जैसे दूर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, हाँ, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ओ गॉड, वो खौफजदा होकर चीख रही है, किसी मर्द का कहका सुनाई दे रहा है। मीरा और प्रोफेसर परेशान होकर बिल्कुल सीधे बैठ गए। प्रोफेसर ने पूछा, उसके साथ क्या हो रहा है? प्लीज़ जल्दी बताओ, वो किस मुसीबत में है? किबरिया ने कहा, शारदा की आवाज़ अचानक बदल गई है। वो भारी भरकम मर्दाना आवाज़ में बोल रही है, तुम डरावने ड्रामे और फिल्में देखते हो, मैं ऐसी फिल्म से निकली हुई एक प्रेत आत्मा हूँ। अब तुम वहाँ से उठोगे और दौड़ते हुए आकर टैक्सी के बोनट से टकराओगे। मीरा और प्रोफेसर दम खुद रह गए थे। मीरा ने परेशान होकर पूछा, क्या उसके अंदर कोई प्रेत आत्मा घुस गई है? किबरिया ने कहा, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं किसी के दौड़ने और बोनट से टकराने की आवाज़ सुन रहा हूँ। किबरिया अब ज़रा वक्फे से बोला। वो फिर मर्दाना आवाज़ में बोल रही है, अब तुम कई फुट ऊपर उछलकर गिरोगे और इस पक्की सड़क पर अपना सर मारोगे। मीरा ने किबरिया का बाजू थाम कर पूछा, क्या आप मालूम नहीं कर सकते कि सचमुच उसके अंदर किसी की आत्मा समाई है या नहीं? वो बोला, मैं उससे शख्स के चीखने की आवाज़ सुन रहा हूँ, वो प्रेत आत्मा के हुक्म के मुताबिक अपना सर टकरा रहा है और चीखें मार रहा है। मीरा कुछ और कहना चाहती थी। प्रोफेसर ने कहा, बेटी खामोश रहो, उसे पूरी तवज्जो से आवाज़ें सुनने दो। किबरिया ने कहा, मैं शारदा की आवाज़ सुन रहा हूँ, वो उसी तरह मर्दाना आवाज़ में बोल रही है, कुत्ते वहाँ क्या खड़ा है, चल गाड़ी चला। वो एक ज़रा वक्फे से बोला, अब मैं गाड़ी चलाने की आवाज़ सुन रहा हूँ। शारदा शायद इस बात से सहमी हुई है कि उसके अंदर एक बदरू घुस आई है। मैं उस बदरू की आवाज़ सुन रहा हूँ, वो शारदा से कह रही है,
अरे नादान लड़की, तू डरती क्यों है? मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तेरी हिफाजत करूंगा, तेरी ताकत बनूंगा। किबरिया की बातें सुनकर मीरा और प्रोफेसर ने इत्मीनान की सांस ली। प्रोफेसर ने कहा, मालूम होता है शारदा के अंदर कोई नेक आत्मा समा गई है। मीरा ने कहा, वो आत्मा कह रही है कि शारदा की हिफाजत कर लेगी, उसकी ताकत बनेगी। हे भगवान, तूने हमारी सारी चिंता दूर कर दी। किबरिया ने कहा, अब तुम्हें मुतमईन होकर कुछ खाना पीना चाहिए। प्रोफेसर ने पैक किया हुआ नाश्ता खोलते हुए कहा, तुम भी कुछ खाते रहो और शारदा की आवाज़ें सुनते रहो और प्लीज़ ये मालूम करो कि वो कहाँ जा रही है। उन्होंने खाना शुरू किया। किबरिया ने सोचा, अब ये दोनों पूरी तरह मुतमईन नहीं हुए हैं, इन्हें और इत्मीनान दिलाना होगा। शारदा उस कैबिन से जाते वक्त प्रोफेसर का मोबाइल फ़ोन ले गई थी। वो उसके दिमाग में पहुंचकर प्रेत आत्मा के अंदाज में बोला, शारदा। वो अपने अंदर आवाज़ सुनकर चौंक गई, सीधी होकर बैठ गई। वो भराई हुई आवाज़ में बोला, तू महफूज हो गई है, तुझे सुकून मिल गया, लेकिन तेरी बहन और तेरा अंकल बहुत परेशान है। चल अभी फ़ोन से रब्ता कर, अब मैं जा रहा हूँ। किबरिया दिमागी तौर पर कैबिन में हाजिर हो गया। चंद सेकंड के बाद ही उसे अपने मोबाइल फ़ोन का बजर सुनाई दिया। उसने एक बटन दबाकर इसे कान से लगाया, फिर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर एकदम से खुश होकर बोला, अरे शारदा, तुम हो? तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए किस कदर परेशान हो रहे हैं? ये लो प्रोफेसर अंकल से बात करो। उसने प्रोफेसर को अपना मोबाइल फ़ोन दिया। मीरा खुश हो रही थी, उसने बड़ी मोहब्बत से किबरिया का हाथ थाम लिया। प्रोफेसर फ़ोन पर कह रहा था, बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम नाराज़ होकर हमसे दूर जाकर हमें बहुत बड़ी सज़ा दे रही हो। वो बोली, अंकल मीरा की तरह आप भी बेमुरवत हैं, आप चाहते तो उस बहरूपी अल्बर्ट पार्कर को मेरी तरफ माइल कर सकते थे। मुझे ना बहन पर और ना ही अंकल पर एतमाद रहा है। मैंने इतनी बड़ी दुनिया में तनहा रहने का फ़ैसला किया है। मैंने हिम्मत से काम लिया, घर से तनहा निकली तो मुझे एक प्रेत आत्मा की शक्ति हासिल हो गई है। अब मैं मर्दों की इस दुनिया में तनहा सर उठाकर शान से जी सकती हूँ। हमें खुशी है कि तुम्हें एक शक्ति हासिल हो रही है। ऐसे वक्त तुम्हें हमसे दूर नहीं रहना चाहिए। हम सब मिलकर बड़ी शान से ज़िंदगी गुजारेंगे। मीरा ने फ़ोन लेकर कान से लगाते हुए कहा, शारदा तुम इस वक्त कहाँ हो और किस गाड़ी में कहाँ जा रही हो? मैं बताना तो नहीं चाहती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और आइंदा क्या करने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारी जैसी बेमुरवत बहन को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ। वहाँ तुम लोगों के यहाँ आऊँगी और तुम्हारी यार को तुमसे छीन कर ले जाऊँगी। मेरी शक्ति के सामने उसकी गैर मामूली सलाहियतें काम नहीं आएंगी। वो मेरा गुलाम बनकर मेरे कदमों में रहेगा। मीरा ने मोहब्बत से और आजिज़ी से कहा, शारदा तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? तुम्हें आत्मशक्ति हासिल हो गई है। क्या तुम मेरी वजह से मेरे चाहने वाले को नुकसान पहुंचाओगी? तुम्हारे चाहने वाले ने अगर मुझे ना चाहा, तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत मुझे ना दी, तो मैं उसे खाक में मिला दूंगी। इसके आगे मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मुंबई में मुलाकात होगी तो तुम सर पीट पीट कर रोगी। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। मीरा हेलो हेलो कहती रह गई। किबरिया ने उसे फ़ोन लेकर बंद कर दिया। वो परेशान होकर बोली, मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। वो आपकी दुश्मन बन गई है। वो अपनी आत्मा शक्ति से आपको अपना गुलाम बनाने वाली है। किबरिया ने उसके इशारे को थपक कर कहा, जब वो ऐसा करेगी तब देखा जाएगा। तुम अभी से क्यों परेशान हो रही हो? वो अपनी आत्मा शक्ति से मुझे ट्रैप करने के लिए हमारे पास आएगी तो हम मोहब्बत से उसे अपना बना लेंगे। प्रोफेसर ने कहा, वो बहुत ज़िद्दी लड़की है, फिर भी हम उसे अपना बनाए रखने की कोशिश करेंगे। वो ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली थी। किबरिया ने टॉयलेट में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर ख्याल खोने के जरिए नागेश्वर पांडे के दिमाग में पहुंच गया। पता चला वो दिल्ली पहुंच गया और उसे ये मालूम हो चुका है कि उसकी बेटी को अगवा करने वाला फरहाद अली तैमूर का बेटा किबरिया है और वो टेलीपैथी जानता है। उसकी बेटी को अगवा करने और 3 करोड़ रुपए हासिल करने का खेल टेलीपैथी के जरिए खेल रहा है। ये भी मालूम हुआ कि उसकी ख्याली तस्वीर दिल्ली के तमाम थानों और मुतलका शोबों में पहुंचा दी गई है और अब 2 भारतीय चैनल्स के जरिए स्क्रीन पर उसकी तस्वीर दिखाई जा रही है। अवाम को इतला दी जा रही है कि उसका नाम किबरिया है। ये टेलीपैथी जैसा खतरनाक इलम जानता है, भेस बदलने का माहिर है। ये अपनी उम्र 16 साल बताता है लेकिन 20-22 बरस का दिखाई देता है। कद्दे आवर बॉडी बिल्डर है। ये जहां भी नजर आए या किसी को ये शुबा हो कि वो कहीं छुपा बैठा ख्याल ख्वानी कर रहा है तो फौरन ही करीबी थाने में इतला देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। किबरिया ने यह भी मालूम किया कि पांडे की बेटी सरला और उसके बेटे राहुल ने अपने बाप को समझाया था कि वो किबरिया से दुश्मनी नहीं दोस्ती करे, लेकिन सांप कभी दोस्ती करना नहीं जानता। उसकी बेटी और बेटा दोनों ही माँ बाप की मुखालफत कर रहे हैं और किबरिया को तलाश करने के लिए घर से निकल गए हैं। किबरिया ने सोचा कभी फुर्सत होगी तो उन बहन भाई से रब्ता किया जाएगा। वो नागेश्वर पांडे के मुशीर के दिमाग में पहुंच गया। पांडे ने अपने मुशीर को एक ब्रीफकेस दिया था जिसमें 3 करोड़ रुपए थे। उसने हुक्म दिया था कि कोई अजनबी उसे मिलने आए तो वो ब्रीफकेस उसके हवाले कर दे। अब इस मुशीर के मकान के चारों तरफ खुफिया पुलिस का पहरा लगा हुआ था। वो ताक में लगे हुए थे। कोई भी अजनबी ब्रीफकेस लेने आता तो वो उसे गिरफ्तार कर लेते। मुशीर ने उस ब्रीफकेस को अपनी अलमारी में छुपा कर रखा था। उसने किबरिया की मर्जी के मुताबिक एक खाली ब्रीफकेस को खोला, उसमें रद्दी कागजात रखे, फिर उनके ऊपर नोटों की चंद गड्डियाँ रखीं। इस ब्रीफकेस को बंद किया, फिर इसे मखसूस नंबरों के जरिए लॉक कर दिया। जब किबरिया ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ा तो वो लॉक नंबर भूल गया। किबरिया टॉयलेट से निकलकर कैबिन में आया। ट्रेन मुंबई स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर रुक गई थी। वो तीनों ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आई। जगह जगह लगे हुए टीवी के स्क्रीन पर किबरिया की ख्याली तस्वीर नशर की जा रही थी। उसके बारे में तफसीलात बयान की जा रही थी। मीरा और प्रोफेसर ठिठक कर टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगे।
अनाउंसर कह रही थी कि इसका नाम किब्रिया है और ये फरहाद अली तैमूर का बेटा है। टेलीपैथी जानता है, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ये जहां भी नजर आए या कहीं बैठा हुआ ख्यालख्वानी करता हुआ दिखाई दे तो फौरन करीबी थाने में इतला दी जाए। इतला देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। मीरा और प्रोफेसर ने हैरानी से किब्रिया को देखा। फिर प्रोफेसर ने उसके करीब होकर सरगोशी की, तुम इतनी बड़ी बात हमसे छुपा रहे थे, क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? अब हमें आजमा लेना, हम तुम्हारी हकीकत किसी पर जाहिर नहीं करेंगे। मीरा ने उसका हाथ थामकर कहा, मैंने तो आपकी जुबान से सुनकर ही यकीन कर लिया था कि आप मुसलमान हैं। अब तो आपके दुश्मन भी आपको मुसलमान तस्लीम कर रहे हैं। आप मेरे होने वाले जीवन साथी हैं, मैं हर कदम पर आपकी हमराज रहूंगी। वह स्टेशन से बाहर आकर एक टैक्सी में बैठकर एक आलीशान 5 स्टार होटल में पहुंच गए। वह तमाम रास्ते खामोश रहे ताकि टैक्सी ड्राइवर उनकी बातें न सुन ले। उन्होंने इस होटल में एक स्वीट हासिल किया, फिर वहां आराम से बैठकर किब्रिया ने कहा, मुझे यकीन है कि आप दोनों मेरे राजदार बनकर रहेंगे, लेकिन शारदा पर भरोसा नहीं है। मैं चाहूंगा कि मेरी अहम बातें उससे छुपाई जाएं। मीरा ने कहा, मुख्तलिफ मीडियाज़ के जरिए आपकी हकीकत बयान की जा रही है। शारदा भी किसी टीवी चैनल के जरिए आपके बारे में यह हक़ाइक़ सुन सकती है। किब्रिया ने कहा, मुझे अंदेशा है कि वो मेरे खिलाफ पुलिस वालों को भी इतला दे सकती है। हसद और जलापे के बायस कुछ भी कर सकती है। प्रोफेसर ने तायद में सारे लाकर कहा, यह अंदेशा तो हमें भी है। क्या तुम उसे टेलीपैथी के जरिए रोक नहीं सकते? मैं अभी उसके दिमाग में जा रहा हूँ, उसे रोकने की कोशिश करूंगा। वो ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ उसके पास पहुंचा। पता चला वो अभी टैक्सी में सफ़र कर रही है और मुंबई से तकरीबन 20 मील दूर है। वह थकन महसूस कर रही थी। किब्रिया ने उसे पिछली सीट पर लेटने के लिए माइल किया। वो लेट गई। फिर उसकी मर्जी के मुताबिक गहरी नींद सो गई। उसने एक मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया कि वो किब्रिया की असलियत किसी को नहीं बताएगी और किसी से ये भी नहीं कहेगी कि वो मीरा और प्रोफेसर दीनानाथ के साथ रहते हैं। ये बातें उसके जहन में नक्श करने के बाद उसने उसे आधे घंटे तक तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। फिर उस टैक्सी ड्राइवर के ख्यालात पड़े। वह शारदा से बुरी तरह सहमा हुआ था। उसे जल्द से जल्द मुंबई पहुंचाकर उससे निजात हासिल करना चाहता था। वह शारदा को किसी हाल में भी नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं कर सकता था। उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर मीरा और प्रोफेसर को देखा। वो दोनों बड़ी दिलचस्पी से उसे ख्याल ख्वानी करते देख रहे थे। उसने शारदा के मुतालिक उन्हें बताया, वो अभी तक टैक्सी में सफ़र कर रही है और 1 घंटे के अंदर मुंबई पहुंचने वाली है। मैं उसे यहाँ होटल में आने पर मजबूर कर दूंगा। मीरा ने कहा, उसे किसी प्रेत आत्मा की शक्ति हासिल हो गई है, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगी। किब्रिया ने हंसते हुए कहा, वो प्रेत आत्मा मैं ही हूँ। एक टैक्सी ड्राइवर उसकी इज्जत लूटना चाहता था। मैंने शारदा के दिमाग में घुसकर यह तासुर दिया कि उसके अंदर एक प्रेत आत्मा घुस आई है। अब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बनी रहेगी। ये बात सुनकर मीरा और प्रोफेसर हंसने लगे। वो बोला, मैं चाहता हूँ कि शारदा इसी खुशफहमी में मुब्तला रहे, यही समझती रहे कि उसे एक आत्मा की भरपूर शक्ति हासिल हो चुकी है। प्रोफेसर ने कहा, तुम जो मुनासिब समझो वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने कहा, मैंने नागेश्वर पांडे को अच्छी खासी सजा दी है। उसकी बेटी सरला को इज्जत व आबरू से घर पहुंचा दिया, लेकिन जुर्माने के तौर पर उससे 3 करोड़ रुपए वसूल कर रहा हूँ। उसने सियासतबाजी में खूब दौलत कमाई है। अभी एक शख्स 3 करोड़ रुपए लेकर यहाँ आएगा। इसके लिए मैं थोड़ी देर तक ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ रहूँगा। वो ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ मुशीर के दिमाग में पहुंचा। उसके ज़रिए 2-4 टेलीफोन कॉलें कराईं। फिर कॉल का जवाब देने वालों से एक शख्स के दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो शख्स किब्रिया की मर्जी के मुताबिक अपनी कार में बैठकर मुशीर के मकान के अहाते में दाखिल हुआ। खुफिया पुलिस वाले अलर्ट हो गए। मुशीर ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, आप कौन हैं, किस लिए आए हैं? उस शख्स ने कहा, नागेश्वर पांडे ने जिस अजनबी शख्स का जिक्र किया था वो मैं ही हूँ। तुम्हारे एक ब्रीफ केस में 3 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, मैं वो लेने आया हूँ। कोई और सवाल ना करो, ब्रीफ केस मेरे हवाले कर दो। मुशीर ने अंदर आकर अलमारी खोलकर उस ब्रीफ केस को निकाला। उसमें रद्दी कागजात भरे हुए थे और उसे मखसूस नंबरों के जरिए लॉक किया गया था। उसने बाहर आकर उसे इस अजनबी के हवाले कर दिया। वो अजनबी से लेकर अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगा। जब वो मेन रोड पर आया तो खुफिया पुलिस की कई गाड़ियां उसके पीछे लग गईं। वो मालूम करना चाहते थे कि ब्रीफ केस ले जाने वाला किब्रिया है या उसका कोई आलाकार है। अगर वो आलाकार होगा तो इतनी बड़ी रकम किब्रिया तक पहुंचाने के लिए ज़रूर जाएगा। वह अजनबी जब पुलिस वालों को अपने पीछे लगाकर दूर निकल गया तो किब्रिया ने मुशीर के दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वह मुशीर गायब दिमाग हो गया। अलमारी से असल ब्रीफ केस निकालकर अपनी कार में बैठकर होटल में पहुंचा। किब्रिया ने दरवाज़ा खोला। मुशीर वो ब्रीफ केस उसके हवाले करके कुछ कहे सुने बगैर वहां से चला गया। किब्रिया ने उस वक्त तक उसके दिमाग पर कब्जा जमाए रखा जब तक कि वो अपने मकान के अंदर ना पहुंच गया। फिर वो उसे छोड़कर दिमागी तौर पर हाजिर होकर मीरा के पास आया। ब्रीफ केस को सामने रखते हुए बोला, इसे खोलो। मीरा ने इसे खोला। प्रोफेसर ने हैरानी से देखा, वहां बड़े बड़े नोटों की गड्डियां रखी हुई थीं। किब्रिया ने कहा, मीरा, नागेश्वर पांडे ने तुमसे दुश्मनी की इंतहा कर दी है। मुझसे पहले तुम एक मुसलमान को चाहती थी, उसने बड़ी बेदर्दी से उसे कत्ल करा दिया। अब भी वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसे इसी तरह सजा दूंगा। उसकी तमाम दौलत तुम्हारी तरफ मुंतकिल करता रहूंगा। ये 3 करोड़ रुपए की पहली किस्त तुम्हारी है। आइंदा भी हर किस्त की रकम तुम्हारी ही हुआ करेगी। मीरा ने उसे बड़ी मोहब्बत और अकीदत से देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे। प्रोफेसर ने कहा, हमने ट्रेन में पेट भरकर नहीं खाया था। रात के 10 बज रहे हैं, क्या ख्याल है?
किबरिया ने कहा, शारदा यहाँ पहुँचने ही वाली है, मैं उसके दिमाग में जा रहा हूँ, वह भी यहाँ आ जाएगी। वो शारदा के अंदर पहुँच गया। वो तन्वी नींद से बेदार होकर पिछली सीट पर बैठी हुई थी। मुंबई शहर के एक बाजार से गुजर रही थी। ड्राइवर ने पूछा, श्रीमती जी मैं आपको कहाँ ले जाऊँ? उसने किबरिया की मर्जी के मुताबिक होटल का नाम और पता बताया। ड्राइवर ने उसको वहाँ पहुँचा दिया। वो टैक्सी से उतरकर होटल के अंदर आकर लिफ्ट के जरिए 7वीं फ्लोर पर आई। वह हैरानी से सोच रही थी, मैं बेख्तियार यहाँ पर कैसे आ गई हूँ। किबरिया ने उसके अंदर कहा, मैं वही आत्मा हूँ जो तुम्हारी मुहाफिज है और तुम्हारी ताकत है। यहाँ से तुम्हें स्वीट नंबर 1 में जाना है। वो खुश होकर बोली, क्या तुम मेरे अंदर होगे? वो बोला, मैं ज़रूरत के वक्त तो तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। उसने आगे बढ़कर स्वीट नंबर 1 के दरवाजे को खोलना चाहा। वो अंदर से बंद था। उसने दस्तक दी। चंद सेकंड के बाद ही दरवाज़ा खुल गया। वो किबरिया को अपने सामने देखकर चौंक गई। हैरानी से बोली, तुम यहाँ हो? वो मुस्कुराकर बोला, हैरान क्यों हो रही हो? यहाँ मीरा भी है और तुम्हारे अंकल भी हैं, अंदर आ जाओ। वो एक आत्मा शक्ति हासिल करने के बाद बड़े फख्र से मीरा और किबरिया का सामना करना चाहती थी, लेकिन ये तवक्को नहीं की थी कि इतनी जल्दी सामना हो जाएगा। वो अंदर आ गई। मीरा उसे देखते आगे बढ़कर उसके गले लगना चाहती थी। शारदा ने हाथ उठाकर कहा, खबरदार मेरे करीब ना आना। मुझे कैसी शक्ति मिल गई है कि मैं अपने दुश्मनों को जलाकर भस्म कर देती हूँ। मीरा आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई। बड़े दुख से कभी शारदा को और कभी किबरिया को देखने लगी। किबरिया ने कहा, अपनी बहन की बदमिजाजी का गम न करो, इससे रफ्ता रफ्ता अकल आ जाएगी। प्रोफेसर ने कहा, शारदा तुम क्यों इतनी जिद्दी और हडहराम हो? आखिर तुम्हें हमसे क्या शिकायत है? वो बोली, आप मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन आपने मुझसे नाइंसाफ़ी किया। मैंने आपसे कहा था कि मैं इस खूबरू जवान को चाहती हूँ, लेकिन आपने मेरी हौसला अफजाई नहीं की। जब आपने देखा कि मीरा इसे चाहने लगी है और ये मुसलमान है, तो आप फ़ौरन इसे रिश्ता करने के लिए राज़ी हो गए। क्या आपने मेरा जी नहीं तोड़ा है? मुझसे नाइंसाफ़ी नहीं की है? प्रोफेसर ने कहा, मैंने तुम्हारी और मीरा की मर्जी बाद में देखी है। पहले किबरिया की पसंद और मोहब्बत को देखा है, उसके मुताबिक मीरा की हमायत की है। शारदा ने बड़े गुरूर से किबरिया को देखा, फिर पूछा, अगर मैं किबरिया को अपनी तरफ माइल कर लूँ, ये अभी मुझे पसंद करने लगे और मोहब्बत करने लगे, तो क्या आप मेरे हक में फ़ैसला करेंगे? मीरा ने कहा, अगर ये अभी तुम्हें पसंद कर लेंगे तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। मैं तुम दोनों के दरमियान कभी नहीं आऊँगी। शारदा ने किबरिया को देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, मैं पहली ही नज़र में तुम्हें दिल दे बैठी थी। उस वक्त से तुम मेरे और हमेशा मेरे रहोगे। मैं चाहती हूँ अंकल के सामने मेरी मोहब्बत का इकरार कर लो, वरना मैं तुम्हें इकरार करने पर मजबूर कर दूंगी। ताज्जुब है, तुम ज़बरदस्ती मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहती हो। ये तुम मोहब्बत नहीं कर रही हो, भीख मांग रही हो। यू शट अप, बातें ना बनाओ, मेरे पास आओ, मुझे बाजू में लेकर मोहब्बत का इजहार करो। तुम कुछ ज़्यादा ही हद से बढ़ रही हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे किस तरह अपनी तरफ माइल कर लोगी। शारदा ने आंखें बंद करके पूछा, है शक्ति वाली आत्मा, क्या तू मेरे अंदर है? किबरिया ने उसके अंदर पहुंचकर कहा, हाँ मैं तुम्हारे अंदर हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि किबरिया को जो हुक्म दूँ वो फ़ौरन उसकी तामील करे। ठीक है, तुम हुक्म दो। उसने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए हुक्म दिया, किबरिया मेरे पास आओ, मुझे बाजू में लो और मुझे प्यार करो। मीरा ने कहा, छी छी, अंकल के सामने कैसी बेशर्मी की बातें कर रही हो। वो बोली, खामोश रहो और देखो, यह भी कच्चे धागे से बंधा आएगा। किबरिया ने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया, जैसे कोई शक्ति उसे शारदा की तरफ खींच रही हो। वो आगे बढ़ा। वो खुश हो गई, लेकिन आगे बढ़ने वाला रुक गया, फिर पीछे हट गया। वह सख्ती से बोला, ये मेरा हुक्म है, आगे बढ़ो, मेरे पास आओ, मुझे गले से लगाओ, मुझे प्यार करो। किबरिया फिर रुक रुक कर आगे बढ़ने लगा। वह सख्त लहजे में बोली, जल्दी आओ, मेरे हुक्म की तामील करो। वो करीब आ गया। शारदा ने दोनों बाहें फैलाकर आंखें बंद कर ली, फिर फातिहाना अंदाज में कहा, देखो मीरा, ये तुम्हारे सामने मुझे गले लगा रहा है। उसकी बात खत्म होते ही तलाक की आवाज़ के साथ उसके गाल पर तमांचा पड़ा। उसने आंखें खोलकर हैरत से देखा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ प्यार की बजाय थप्पड़ मिलेगा। वह झिल्लाकर बोली, ए आत्मा, तू कहाँ है? क्या तेरी शक्ति इस पर असर नहीं कर रही है? किबरिया ने कहा, वो आत्मा तुम्हें एक बुरे इंसान से बचाने के लिए इस वीराने में आई थी। अब भी कोई तुमसे बुराई करना चाहेगा तो वो तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन तुम किसी के साथ बुराई करना चाहोगी तो वो आत्मा तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी, इसके बरक्स तुम्हारी पिटाई करेगी। वो अपना एक गाल सहला रही थी, शर्मिंदा सी होकर मीरा और अंकल से नजरें चुरा रही थी। किबरिया ने पूछा, जानती हो वो आत्मा कौन है जो तुम्हारे अंदर आती है? शारदा ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो बोला, वो कोई आत्मा नहीं है, मैं हूँ। मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हारे अंदर आता रहा हूँ। उस वीराने में एक नहीं कई टैक्सी ड्राइवर आकर तुम्हारी इज्जत का कबाड़ा करने वाले थे। मैंने उन सबको तुम्हारे करीब नहीं आने दिया, और जो तुम्हारे करीब आया उसे तुमने सजा पाते देख लिया। मैं तुम्हें बुराइयों से बचाने के लिए हमेशा तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारी ताकत बन जाऊंगा, लेकिन तुम किसी की बुराई चाहोगी तो मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। वह झाग की तरह बैठ गई। मीरा ने उसके पास बैठकर कहा, जरा अकल से सोचो, किबरिया उस वीराने में तुम्हें ना बचाते तो अभी तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। तुम हमें छोड़कर चली गई थी, लेकिन किबरिया ने तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। हमारे रिश्तों को, हमारी मोहब्बत को समझो। वो समझा रही थी। शारदा यूं सर झुकाए बैठी थी जैसे समझ रही हो, लेकिन किबरिया उसके ख्यालात पढ़ रहा था। वो एक फर्जी आत्मा की शक्ति से महरूम होकर शहज़ोर बनते बनते अचानक कमज़ोर बनकर अपनी तौहीन महसूस कर रही थी।
फिर जिस बहन से उसका प्यार छीन रही थी, उसी बहन के सामने किबरिया ने उसे तमांचा मारा था। वो ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।